CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय बाजारों में आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। वॉलेटिलिटी है इस समय मार्केट में भरपूर। 22,000 को होल्ड करने में हालांकि निफ्टी सक्षम है। निचले स्तरों से एक डिसेंट पुल बैक देखा गया है। यही पुल बैक आपको दरअसल नजर आएगा निफ्टी बैंक में भी। और मिड कैप इंडेक्स जो आज फिर से 600-700 पॉइंट नीचे था, वो भी निचले स्तरों से अपनी चाल को सुधार रहा है। लेकिन अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी आने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट का नुकसान निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। पहले हेडलाइंस। बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट तो निफ्टी बैंक 350 पॉइंट से ज्यादा उछला। मिड कैप में भी रिकवरी की रफ्तार जोर पकड़ी। सरकारी कंपनियों में जोरदार मुनाफा वसूली, 3% से ज्यादा गिरा निफ्टी पीएसए इंडेक्स। साथ ही फार्मा, बैंक, ऑटो और मेटल शेयरों में भी गिरावट कायम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ी महंगे क्रूड और पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की दोहरी मार। 7% से ज्यादा गिरावट के साथ टॉप लूजर है एचपीसीएल। वहीं आज बीपीसीएल और आईओसी के स्टॉक्स भी 6% टूटे। कल से देश में बजने लगेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग कल करेगा चुनावी तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 के लोकसभा चुनाव पर न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में मोदी का तूफान। 2019 से भी बड़ी जीत संभव। एनडीए के 400 पार होने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिलने की उम्मीद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और दिल्ली से मेरा साथ देंगे वीरू। और आप वाकई में आज कहेंगे थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल हफ्ता रहा है भारतीय बाजारों के लिए, खास तौर से अगर आप मिड और स्मॉल कैप के ट्रेडर रहे हों। तो आज 22,000 से आंख मिचोली खेलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स डे लो से कुछ अपनी चाल थोड़ी सी बेहतर कर पाए, लेकिन अभी भी पेन है। ऐसा नहीं है कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स। अभी भी सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आई है। वीरू, गुड आफ्टरनून। कंस्ट्रिंग पूरा हफ्ता बिगड़ा है और एक चीज साफ है, कल 22,200 से मार्केट घुमा था। उस लेवल के जितने करीब जा रहे थे मुनाफा वसूली हो रही थी। आज वो लेवल थोड़ा सा और नीचे आ गया है, 80 पॉइंट नीचे। आज 22,120 के ऊपर हम निकल नहीं पाए हैं। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में क्या 22,000 संभालने तो वही काफी होगा? वही काफी होगा हर्षदा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हर्षदा, मैं आज सुबह भी कह रहा था कि आज एक डिसाइसिव डे होगा। और एक और चीज, जब स्ट्रेस चल रहा है, 15 तारीख की अपने आप में काफी भारी है। कुछ आंकड़े आ चुके हैं। इस सेशन को सिक्योर करके ले जाना 22,000 के, अब जो आपने आंकड़ा कहा है 22,000, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे, मैं स्ट्रेटेजी पे आऊंगा, लेकिन जब आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे हर्षदा, तो मैं फिर कहूंगा 24 नवंबर से लेके अब तक हमने कभी भी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है क्लोजिंग बेसिस पे, ऑन वीकली बेसिस। और वो आज का इंटरडे लो था करीब 21,966 का, वही लेवल था। एज ऑफ नाउ हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इसको बचा के ले गए तो अभी भी हम अपनी ट्रैजेक्टरी पे रहेंगे, लेकिन अगर हमने लूज कर दिया तो वो पेनफुल होगा आने वाले सेशंस के लिए। मेरी सुबह की अप्रोच क्लियर थी। देखिए, एक क्रिटिकल डे है, इफ्स एंड बट्स हैं। सिंक होगा बाजार, ऊपर जाएगा, कोलैप्स होगा। इसीलिए जब सुबह सुबह एक स्विंग आया था, मैंने कहा बुक कर लीजिएगा। आज तक सुबह का लेवल था 22,010 और 21,966। ये कोलैप्स हुआ अगर, तो आपको एक नीचे का स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स बेस 2। क्या बात हुई थी? टुवर्ड्स बेस 2। हर्षदा जरा एक बार बेस 2 देखिए क्या था, 21,931। और जरा आप निफ्टी का लो लेके आइए, वो डॉट यही है, 21,931। और ऐसा नहीं है कि बाजार ने रिस्पेक्ट सिर्फ निफ्टी के बेस 2 को दी हो। निफ्टी बैंक लेके आइएगा। क्या बात हुई थी? द मूवमेंट यू विल ब्रीच 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 46, 490 एंड 610। कहां जाएंगे आप? 46,310, 190, 46,310। निफ्टी बैंक का लो यही है, डॉट डॉट दोनों इंडेक्सेस पे, 21,931, 46,310। अभी एक रिकवरी ऑन द वे है। मैं आपको दिखाता हूं अब ऑप्शन स्टेट्स कि हम जब वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, उनके लिहाज से कौन सा जोन जो है वो
अच्छा है सपोर्ट के तौर पे और कौन सा बेहतर है रेजिस्टेंस के तौर पे। अगर आपने सुबह कहीं पे शॉर्ट किया तो अच्छी बात है, पुल बैक को खिला तो भी अच्छी बात है। अर्शदा, अभी अगर कॉल राइटर्स कहीं पे काबिज हैं बहुत स्ट्रांगली तो वो 22,000 की ट्रेजेक्ट्री भी है, 22,100 की ट्रेजेक्ट्री भी है, 22,200 की ट्रेजेक्ट्री भी है। बट एक चीज़ है कि 22,000 पे पुट राइटिंग भी है, दैट्स गुड। आई मीन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई इन एनी स्ट्राइक इज एट 22,000, 22,000। मेरा मानना है कि अगर आपने सुबह पुल बैक ट्रेड खिला तो भी अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रेड खिला तो भी अच्छी बात है। अभी निफ्टी को किसी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आज तक। और अगर हम ले गए अपने साथ 21,966 को और 22,010 को तो हम अगले वीक फिर आके लॉन्ग करेंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं ज़्यादा फोकस करूंगा हर्षदा बैंक निफ्टी पे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ओवरसोल्ड भी है, ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दे रहा है। मेरे को लगता है कि ये ट्रेजेक्ट्री 46,611 की ये एक पुल बैक दे सकती है। ये एक पुल बैक दे सकती है टुवर्ड्स कहाँ तक? मॉर्निंग हाइज तक। और करीब करीब जो लेवल मेरे जहन में आ रहा है वो है 46,810, 46,840। वहाँ तक का स्विंग मेरे को निफ्टी बैंक में लग रहा है। निफ्टी को लेकर थोड़ा डाउटफुल हूँ, लेकिन फिर भी याद रखिएगा निफ्टी का अगर ये स्विंग चला अभी तो मॉर्निंग हाइज को हम रिकैप्चर कर सकते हैं एक बार। मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा फोकस करूंगा हर्षदा निफ्टी बैंक पे इंस्टेड ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी बैंक के लिए अपने जहन में रखिए ऊपर की तरफ एक लेवल है, दैट इज 46,750 और 810 ऑन द हायर साइड। और निफ्टी के लिए यहाँ से मान के चलिए अगर ये स्विंग और थोड़ा सा बढ़ा तो आपको करीब करीब ट्रेजेक्ट्री मिल सकती है 22,080 की, 22,110 की, यानी मॉर्निंग हाइस। मैं यहाँ पे हर्षदा शॉर्ट नहीं करूँगा टिल द टाइम आप एक बार 21,931 फिर ना तोड़ दें, जो भी कुछ देर पहले लो लगा था, जो कि बेस 2 था, और उधर 46,310 ना तोड़ दें। मेरे ख्याल से बाजार हर्षदा इस पूरे हफ्ते बिकने के बाद, गिरने के बाद थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। वही न्यूट्रलाइज होने की प्रोसेस, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ हर्षदा, और कुछ नहीं है यहाँ पर। देखते हैं आज फाइनली क्लोज किन लेवल्स पर आता है और जैसे क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे इंडेक्स के लेवल्स को रिविजिट भी करेंगे। इस बीच ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जिनकी बदौलत आज सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, या फिर वो जो गिरते बाजार में संभलने की कोशिश कर रहे हैं। मंदी का ट्रेड कहां पर हावी है ज्यादा? कोल इंडिया 3% नीचे, ONGC, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा वीकनेस परसिस्ट कर रही है। लेकिन आज सबसे बुरा दिन अगर है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए है। 6-6.5% का नुकसान, क्योंकि 2 रुपए प्रति लीटर दोनों डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती, दूसरी तरफ कच्चे तेल में अभी भी उबाल जारी है। BL भी आज करेक्ट होता हुआ करीब 4% का नुकसान। कल दोपहर से दरअसल BL में मुनाफा वसूली हावी थी। हालांकि तेजी की तरफ आप देखिए AB फैशन एंड रिटेल 5% के गेंस। हिंदुस्तान कॉपर ये दूसरा दिन है जहां पर खरीदारी देखने को मिली। LTTS को एक साइबर सिक्योरिटी का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मैनेजमेंट से आगे बातचीत होगी। वो स्टॉक 3% ऊपर। बंधन बैंक में खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। UPL आज सुबह में हमने स्पॉट किया था, मार्केट खुलने के बाद ये ट्रेंड को होल्ड कर रहा है। ITC दूसरा सपोर्ट है। भारती एयरटेल और HDFC लाइफ ये कुछ और काउंटर्स है दिग्गजों में जहां पर हमने देखा है खरीदारी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। तो ये है फिलहाल आपके लिए तेजी और मंदी वाले ट्रेड्स। अब ऐसे में किसके साथ रहना है, कहां से एग्जिट होना है, उस सब की बातचीत होगी। हमारे साथ आज हमारा पैनल तैयार है। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से बातचीत करेंगे फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और शिवांगी सारदा हमारा साथ देंगी। 2:15 पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आज का बड़ा पेन पॉइंट इस पर ये जो प्राइस कट आया है और कच्चा तेल जो अभी भी 85 के ऊपर ही टिका हुआ है, उसे क्या समझना चाहिए? क्या आगे और प्राइस कट आता है तो कितना भारी पड़ सकता है ये OMCs पर? इस सब पर बातचीत के लिए नीरज बाजपेयी को जोड़ेंगे। 2:20 पर L&T टेक सर्विसेज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित चड्ढा से होगी बातचीत। 2:30 बजे ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों पर क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर संदीप टंडन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:40 पर यतिन से जानेंगे मिड और स्मॉल कैप में दर्द अभी कितना बाकी है। एक्सिस की एक रिपोर्ट आई है, उस पर रोशनी डालेंगे। 2:50 पर हमारे साथ इन्वेस्टेड के PMS के पार्टनर और हेड रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग जुड़ने वाले हैं। 3 बजे फिर यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो हर्षदा से आपने पूरे क्रम को समझा और
स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब एक दो स्टॉक्स लेके आइएगा जो इस वक्त बहुत अच्छा मूव दे रहे हैं। सुबह भी बातचीत की थी हमने, आईटीसी 426 बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है आईटीसी में। मैं एक बार मार्क कर देता हूं यहाँ पे क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे भाव है 426.20। अगर क्लियर थॉट्स इंडेक्स को लेके नहीं है तो कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पे रखिए। आज आई थिंक यूपीएल जिस वक्त हर्षता जिक्र कर रही थी सुबह सुबह, उस वक्त एक स्टॉक ये था जो अपनी की ट्रेजेक्ट्री को बदल रहा था। उस वक्त लेवल था करीब करीब 221 के आसपास का और अब है 226.50। इस पर नजर रखिएगा। अब यहाँ पे कॉल्स लेना शुरू करते हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, एमएनएम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहे, माफ करिएगा, एमएनएम में बिकवाली करने की राय रहेगी। एमएनएम के पैटर्न्स देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा था। आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1861 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 1800 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएनएम के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1820 का पुट ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 50 रुपए के टारगेट आप इस ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। ओके, तो एमएनएम में एक सेल साइड की पोजीशन जो आज स्क्रीन पर दिख भी रही है उसी के साथ जाएं। 1820 का पुट लेंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए राय है। रचना जी, गुड आफ्टरनून। तेजी या मंदी, क्या ट्रेड? जी, मैं तेजी करूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो लापता बुल्स है उनको अब थोड़ा रिटर्न करने का टाइम आ गया है। तो मेरा इस वक्त जो ध्यान रहेगा वो एसीसी के फ्यूचर्स पे रहेगा। एसीसी के फ्यूचर्स में ये बुल्स की थोड़ी सी वापसी दिखी है और यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से फिलहाल जो प्राइस है 2506 है। तो मेरा ये मानना है अगर इसको लॉन्ग करा जाए और अगर ऐसे लगाया जाए 2470 पे, तो अपर साइड पे नॉट फॉर द जस्ट लास्ट 1 आवर बट आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पे हमें 2540 एंड 2560 के लेवल्स दिखने चाहिए फ्यूचर्स के हिसाब से। ओके, एसीसी आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग ट्रेड 2506। रचना जी के मुताबिक यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है और एसीसी को पिक करते हुए आज सुबह से अगर आप देखें सीमेंट में कुछ अच्छे ट्रेड्स मिल रहे भी थे। राजेश शतपति जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर है परसिस्टेंट पे। परसिस्टेंट हालांकि थोड़ा मूव मिल चुका है, एक आप कह सकते हैं कि 50-60 पॉइंट का मूव मिला, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 8320 का स्टॉप लॉस रखे और परसिस्टेंट बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का जो टारगेट बन रहा है वो है करीबन 8620 का। सो परसिस्टेंट इज अ बाय। तेजी की तरफ आप एक ट्रेड लेकर चलेंगे। ये फिलहाल राजेश सातपुते का कॉल है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? यस जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी नज़र है LTTS पे। स्टॉक जो है एक वीकली फ्रेम में निगेशन दे रहा है एंड पूरे ही IT पैक में स्ट्रेंथ नज़र आते हुए दिख रहा है ऐसे वॉलेटाइल बाजार में। तो यहाँ पे राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। काफ़ी अच्छी तरह से अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। 5630 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट, एंड 5310 के एक स्टॉप को लगाते हुए। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं अभी के लिए पूरे हुए और अब फोकस करते हैं थोड़ी फंडामेंटल कॉल्स पे। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अच्छा, कविता जी भी है अभी। कविता जी भी, एक सेकंड पहले कविता जी से बात करते हैं। कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? ओके, गुड आफ्टरनून। नमस्कार वीरेन जी। सो आज जो मूव बन रहे हैं इज लाइक एक काउंटर आप ऑलरेडी शो की शुरुआत में डिस्कस किया आईटीसी, तो एज ऑफ नाउ मैं उसे स्किप कर रही हूँ, ऑल्दो आई बिलीव वहां 33 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। अनादर अंबुजा सीमेंट में भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है यहाँ 605-610 के लेवल्स तक के लिए अंबुजा सीमेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 584 का। भाई साहब, आज महिला कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ है। मैंने नहीं सोचा था, पहले हर्षता, फिर रचना, फिर शिवांगी। मैंने बिलीव ही नहीं किया था कि कविता जी भी इस कार्यक्रम में होंगे। खैर, राजेश जी नमस्कार। बताइए आपकी इस वक्त की कन्विक्शन आइडिया क्या है इस वक्त?
नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार हर्षिता जी, बाकी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। अभी अभी कविता जी ने आईटीसी को टच किया तो मैं तो डर गया था कि मेरी कॉल चली गई। खैर एनीवेज, आईटीसी के साथ ही जाना चाहूंगा। इतने खराब माहौल के बावजूद इस तिमाही के नतीजे अच्छे आए, 10% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। डेयरी और ब्रीवरेज बिजनेस में जिस तरीके से वो फैल रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, सिगरेट्स में वॉल्यूम बढ़ी हुई है, एफएमसीजी बिजनेस को स्केल अप करने की बातें कर रहे हैं, और अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, और सबसे अच्छी बात, खुशी इस बात की है कि 150 रुपए से लगातार कॉल देते आ रहा हूँ इस पे, और मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी अपसाइड हो सकती है। न केवल शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की कोई बात करूँ तो 440 के टारगेट हो, बट मैं समझता हूँ इसे थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, और 490 के टारगेट हो सकते हैं साल भर में। ओके, तो आईटीसी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं 490 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। कल थोड़ा सा विराम ले रहा था परसों की तेजी के बाद, आज फिर मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। 22,023 के आसपास निफ्टी अब थोड़ा सा स्टिकी है, लेकिन हाँ अभी भी कायम है बिकवाली का सिलसिला। मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हम यहाँ पर करीब 300 पॉइंट की गिरावट देख रहे थे। पिछले 5-10 मिनटों में यहाँ पर रिकवरी और जोर पकड़ रही है। करीब 170 अंकों का ही नुकसान अब रह गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब 1:1 के आसपास आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या अब थोड़ी सी कम हो रही है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक स्पेस है जहाँ पर लगातार बिकवाली अब जारी है। अब क्या ये सिलसिला और बढ़ेगा बिकवाली का, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ा हुआ। 7 से 8% तक का नुकसान आज देखने को मिला है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें उछल रही हैं, दूसरी तरफ सरकार ने यहाँ पर सरकार कहें या फिर कंपनियां कहें, 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती आ गई है दोनों पेट्रोल और डीजल में। अब मार्जिन्स पर कंपनियों की कितना भारी पड़ेगा, फाइनेंशियल स्थिति इन कंपनियों की क्या है, कितना प्राइस कट ये बेयर कर सकती है। नीरज जी सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। नीरज जी, ये तो जायज़ था कि स्टॉक्स गिरेंगे। पहले तो एक कच्चे तेल में उबाल, दूसरी तरफ ये 2 रुपए का प्राइस कट, कितना इम्पैक्ट आएगा? और अज्यूमिंग कि कंपनियां और कटौती कर देती, उसके कितने चांसेस हैं और उसके लिए ये जहन कर पाएंगे या नहीं, बेर कर पाएंगे या नहीं उसमें? ओके, 3 सवाल हैं आपके। 3 सवाल। ओके, तो एक तो ये कि सरकार ने किया, आप सही कह रही, सरकार इनकी प्रमोटर है। हाँ। ये भूलना नहीं चाहिए लोगों को। तो वो सरकार भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, अंडर रिकवरी पहले समझ लेते हैं कि ये जो 2 रुपये कट हुआ, इससे क्या असर पड़ेगा। 2 प्रोडक्ट पे हुई है, डीजल और पेट्रोल पे, दोनों में 2-2 रुपये कट किया गया है। डीजल की अंडर रिकवरी ऑलरेडी 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये 60 पैसे तक चल रही थी, यानी डीजल में अंडर रिकवरी थी। अब उसमें आप 2 रुपये और जोड़ दीजिए तो ये बैठता है 380 से 460। ये करंट अंडर रिकवरी है डीजल पे। पेट्रोल में प्रॉफिट हो रहा था, तो जब 2 रुपये कट होंगे तो बहुत मामूली प्रॉफिट अभी भी होगा, 25-50 पैसे हो सकता है ना, नुकसान नहीं है। तो पेट्रोल पे अंडर रिकवरी नहीं है, लेकिन डीजल पे अंडर रिकवरी में आ गए आप। अच्छा, ये रेंज इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ग्रेड का ऑयल होता है, इसलिए अलग अलग रेंज का इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम 4.5 रुपये तक का अंडर रिकवरी होगी। तो पहला सवाल तो है कि ये एक इमीडिएट इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, चूँकि डीजल सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, सबसे बड़े प्लेयर जो होते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, और वॉल्यूम लगातार बढ़ा है इंडिया का। 3-3.5% की ग्रोथ कंसिस्टेंट बनी हुई है कई क्वार्टर से, तो इस वजह से भारी इम्पैक्ट आपको इनकी बैलेंस शीट के आने वाली तिमाहियों के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। अब इतनी बड़ी बिकवाली क्यों हो रही? एक चीज़ ये समझने वाली बात यहाँ कि पिछले 2 साल से ये कंपनियाँ अच्छा पैसा बना रही थी, कोई शक नहीं इसमें। आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, क्योंकि 2022 के बाद से अब तक प्राइस टिंकरिंग हुई नहीं थी और क्रूड ऊपर नीचे बहुत बार हुआ, रादर नीचे ही ज़्यादा समय था, तो उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि अंडर रिकवरी शुरू हो गई $85 के आसपास, तो इसलिए इनको एक तगड़ा झटका लग रहा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मोटा अमाउंट आपको दिखेगा इनके बैलेंस शीट पे इसकी वजह से। अब सवाल है, क्या और ज़्यादा कटौती हो सकती है क्या? तो एक सिंपल अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव का माहौल है, सरकार और कटौती कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। हमको अभी तक जो जानकारी मिली, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की, तो अब फर्दर किसी कटौती की उम्मीद नहीं है, आशंका नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये कंपनियां भारी नुकसान में जाएंगी और फिर वो दिक्कत शुरू हो जाएगी कि सरकार को मदद करनी पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार अब
शायद दबाव नहीं डालेगी काटने का, तो इससे ज़्यादा कटौती होगी नहीं। तो चूंकि पेट्रोल में नहीं हो रहा नुकसान और डीजल में नुकसान हो रहा, तो थोड़ा सा कंपनसेट होता हुआ आपको देखने को मिला। तीसरा, क्रूड का क्या होगा? $85 से और ऊपर जाएगा तो नो डाउट इनके मार्केटिंग मार्जिन्स और कम होंगे, नुकसान होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बात भी की कई एक्सपर्ट से, तो क्रूड लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है। उम्मीद ये की जा रही है कि आप बहुत जल्द कुछ ही दिनों में शार्प फॉल क्रूड में देख सकते हैं। तो ये एक राहत की खबर होगी OMCs के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ दिखाएगा, क्योंकि US में भी चुनाव है और उनको क्रूड को मैनेज करना है। तो ये तीनों आपके सवालों के जवाब हैं। यानी कि फिर आज की गिरावट यहीं पर रुक सकती है? ये रुक सकती है। अब इसमें देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट एग्जैक्टली ऐसी ही बात बोल रहे हैं। CLSA केवल कह रहा है कि आपको बेचना चाहिए क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन गिरे। उनका कहना इसलिए हो सकता है क्योंकि 70 रुपये से IOC का भाव 170 रुपये हुआ है। तो इतने ह्यूज प्रॉफिट में अगर कोई बैठे हुए हैं तो उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। लेकिन वहीं 2 रिपोर्ट है OMC, मॉर्गन स्टैनली और सिटी की, वो कह रहे हैं कि एक्युमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म होगा आप देखेंगे फिर प्राइस बढ़े। अगर 85 पे रहा तो प्राइस बढ़ना तय है, और फिर वो एक झटके में पूरी जो अंडर रिकवरी है ना, वो आई होप 2 ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा वो ना? 4 भी हो सकता है, क्योंकि उनको घाटा कवर करना है। तो इसलिए जो है बहुत ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि इसको लेके बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ह्यूज अमाउंट इसलिए दिखे क्योंकि वॉल्यूम बहुत है, तो इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको आप एक्युमुलेट करिए, इन्वेस्टमेंट है तो बने रहिए। ये रिपोर्ट ब्रोकरेज की कह रही है। तो फिलहाल स्थिति ये बनती हुई दिख रही है क्रूड की। बेसिकली राह आसान बिल्कुल नहीं है। नहीं, राह आसान तो नहीं है आपके लिए, बस चुनाव तक की राह 2 रुपये वाली आसान थी। और वीरू कल ना बड़े जोर से वो टाटा मोटर्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वीरू, एक दूसरी दफा गाड़ी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डीजल के दाम सिर्फ 2 नहीं, आगे और बढ़ भी सकते हैं। तो वहां पर कोई लीवे नहीं मिलने वाला है। मैं आश्वस्त हूं अपने, मैं विचार में बिल्कुल तटस्थ हूं हर्षदा। हाइब्रिड EV कभी नहीं। EV मेरे मामले में कहीं यहाँ का प्रदूषण आप कहीं और कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपली। वो ये डिबेट फिर चलेगा। ये दूसरी टेंजेंट की डिबेट लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और खाली मार्क कर दूं लोगों के लिए कि हम लोग अभी रशिया से बहुत ऑयल खरीदते थे, हमें सस्ते में मिल रहा था। लेकिन आज की तारीख में रशिया और सऊदी अरब दोनों चाहते हैं कि क्रूड का प्राइस $90 तक जाए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए। लेकिन OPEC से बाहर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो US है, वो नहीं चाहता कि प्राइस ऊपर जाए क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। तो हमारे लिए नुकसान एक ये हो रहा है कि हम जो रशिया सस्ता मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है, वो डिस्काउंट खत्म हो गया। एक वो भी इम्पैक्ट आपकी क्रूड बास्केट को बोल सकते हैं आप भेज दीजिए अपना सस्ता। एग्जैक्टली, जैसे अभी $85 पे मान लीजिए क्रूड है, तो हमारी क्रूड बास्केट बनती थी 82-81 के आसपास की। लेकिन अब ये 2 रुपये कटौती करी तो आप मान लीजिए कि अब हमारी क्रूड बास्केट 85 की होगी। तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट इसीलिए आपको प्राइस में दिख रहा है तेज गिरावट। तो सवाल यही है, अब चार्ट पर क्या कॉल लेना है? आज गिरावट खत्म होगी या फिर माइनस और पेन देखने को मिलेगा? BP, HP, IOC तीनों पर नजर डाल के बताइए। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि पेन अभी और बढ़ेगा। स्पेशली मैं BPCL की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 525 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी भी खरीदारी करने के मौके नहीं है। और HPCL में भी ध्यान रखिए, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन है जिसके टारगेट 425 के आते हैं। तो कभी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, अभी अग्रेसिव होके इस गिरावट में खरीदारी ना करें। जैम चार्ट तो खैर बिगड़ गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। BPCL को लेके आइए, आप आपकी स्क्रीन पे HPCL को लेके आइए। BPCL 2 नवंबर के बाद पहली बार, मतलब 2 नवंबर क्या है, जब इनका ये गोल्डन रन शुरू हुआ था, ब्रेकआउट आया था ये 2 नवंबर को, उसके बाद फर्स्ट टाइम आई थिंक ये 50-डे मार्क को क्रॉस करता हुआ ऑन द डाउन साइड। शिवांगी, आपका टेक BPCL पे एक फ्लैग का आई थिंक जो ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर, मतलब बुलिश फ्लैग का रिवर्सल हो गया है, आपका व्यू? जी बिल्कुल, BPCL की अगर हम बात करें यहाँ पे अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी आसपास होवर कर रहा है। बट कंसर्निंग ये है कि जो RSI है वो अब नेगेटिव जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें फॉर द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एंट्री। जी चलिए, इस बीच थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 स्टॉक्स को और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ मैनेजमेंट से जुड़ेंगे हम, क्योंकि बाजार में स्विंग अच्छे थे, तो मैं यहाँ पे 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। जरा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा एक स्टॉक जिसमें स्विंग आ रहा है इस वक्त। लेट्स ब्रिंग डिक्सन।
डिक्सन 6922 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और स्विंग अच्छा है। एक बार कविता जी जरा डिक्सन को देखिएगा 6922, कल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी और अभी भी एक एवरेज को क्रॉस करता हुआ। सो डिक्सन पर अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी भी देखें, मुझे लग रहा है यहाँ कल के दिन एज योर राइटली सेट एक अच्छा मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ दिखा है डिक्सन पर। फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि अपने 6935 के लेवल को सरपास करे। वंस ये इसे क्रॉस कर पाता है तो अपसाइड मूव अप टू 7050 के लेवल की तरफ ये काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ दिखेगा। अबाउट 6935 बाय करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6880 का इन दिस केस। ओके, डिक्सन आपकी स्क्रीन पे करीब 6915 पे ट्रेड करता हुआ। खैर चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि तो हम कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस पे बात करेंगे और आई थिंक जो डेवलपमेंट्स हैं LTTS स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। और आज मतलब काफ़ी कमज़ोर बाजार में भी सुबह से इसमें स्ट्रेंथ है। इनको एक महाराष्ट्र सरकार से एक ऑर्डर मिला है 800 करोड़ रुपए का और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमित चड्ढा जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये महाराष्ट्र सरकार से आपको करीब 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, सर एग्जैक्टली बताइए ये किस चीज़ के मिला है और इसका कंप्लीशन ड्यूरेशन क्या होगी, कब तक ये आपके जो नंबर्स है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा? जरूर। तो जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, बिकॉज दे आर थिंकिंग above, beyond, and beyond the current times, and ahead of the current times, because cyber security is a very big issue और बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और दूसरा उन्हें धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि हमें इतना क्रिटिकल प्रोग्राम अवार्ड हुआ है। अब इस प्रोग्राम के साथ हम जो है वो एडवांस साइबर इंटेलिजेंस एंड डिजिटल फोरेंसिक सॉल्यूशंस का एक सेंटर आर्किटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और 5 साल के लिए उसे मेंटेन करेंगे, जिससे जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो प्रॉब्लम आती हैं, जो डीप फेक डिटेक्शन का होता है, मोबाइल मैलवेयर का जो इशू आता है, IoT इन्वेस्टिगेशन होती है, नेटवर्क फोरेंसिक्स होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है, ये सब को जो है वो ये सेंटर जो है वो टूल्स लगा करके इसे सॉल्व करेगा और हेल्प करेगा गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए कि सिटीजन सेफ रहें। जैसे मैंने कहा 5 साल का प्रोग्राम है और किक ऑफ उसका आज सुबह हो चुका है और काम इसके बाद जारी रहेगा। ओके, अच्छा इस प्रोजेक्ट के लिए और इसके एक स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए आपने KPMG से भी एक टाई अप किया है, थोड़ा बताइए ये टाई अप किस प्रकार का है, इसमें क्या टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा? और एक और चीज़, आपकी क्या किसी और कुछ अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी बात चल रही है आपकी? सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसोर्शियम बेसिस पे KPMG के साथ किया जा रहा है। वो कुछ काम करेंगे, काफी काम हम करेंगे, तो स्पेसिफिक काम जो है वो करेंगे। वही नहीं, पालो अल्टो नेटवर्क्स, IBM और सिस्को के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे और हम लोग इसे पूरी तरह से मतलब आर्किटेक्ट करेंगे और उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करके इन पार्टनर्स के साथ काम करते हुए इसे डिप्लॉय करेंगे। इनको पूरे सेंटर को हम सर्टिफाई करवाएंगे और उसके बाद जो है हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को इसको रन करने के लिए और 5 साल के लिए रन करेंगे। दैट इज अ होल डील देयर। नाउ जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, जो स्मार्ट वर्ल्ड हमारी जो टीम रही, जो L&T की, जो हम एक साथ जुड़े अप्रैल 1 को इस फिस्कल ईयर में, वी हैव सीन कि वो स्मार्ट वर्ल्ड की जो टीम है उससे हमें उनके जो कैपेबिलिटीज हैं और डीप एक्सपर्टीज है और हमारे जो LTTS के जो ग्लोबल अलायंसेस रहे हैं, इन दोनों को जोड़कर ये डील जो है और ये प्रोग्राम जो है ये विन किया गया है और आगे बढ़ेगा। नाउ एज फार एज और जो डील हैं और प्रोग्राम हैं, तो हमारी बातचीत बाकी स्टेट गवर्नमेंट से चल रही है। वही नहीं, हमारे पास ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं US में, यूरोप में, जो बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में और एक्टिवली हमसे बात कर रहे हैं। तो ये जो पाइपलाइन है इसकी काफी अच्छी है साइबर सिक्योरिटी के लिए, एंड दिस विल गिव अस दैट लेग अप एज वी मूव फॉरवर्ड। ये जो प्रोजेक्ट्स है सर, एग्जैक्टली क्या फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं और थ्रेट्स जो हैं
उन पे टारगेट करते हैं? और थोड़ा सा हमको जो एग्जैक्टली ये जो वॉइस एनालिसिस लैब है इसके बारे में बताइएगा। देखिए मैं फाइनेंशियल पर भी होगा, अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो अबाउट पर्सनल साइबर वॉरफेयर, इट इज अबाउट एंटरप्राइज डेटा, इट इज फाइनेंशियल डेटा, जो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, राइट, चाहे पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, एंटरप्राइज हो, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स हो। सो एज फार एज दैट इज कंसर्न, ये जो है ये पूरा सारा ही हम जो AI/ML का फ्रेमवर्क लगा रहे हैं इसमें, ये इन सब को इनके साथ डील करेगा एज यू मूव फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग वॉइस एनालिसिस की एक लैब बन रही है, सब लैब, एक इमेज एनहांसमेंट की लैब बन रही है, सोशल मीडिया फोरेंसिक्स का पार्ट होगा। तो इट विल कवर द एंटायर गैमेट इफ आई मे ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर महाराष्ट्र। ओके, चला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक इस प्रोजेक्ट पे, इसके एग्जीक्यूशन टाइम पे और अपने जो JVs हैं इस एग्जीक्यूशन के लिए सब पे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर सर। निफ्टी वहीं पर वही 22,000 की ट्रेजेक्ट्री, बैंक निफ्टी वहीं पे 46,550 की ट्रेजेक्ट्री, और सही महीने में आई थिंक बाजार इस वक्त हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है। आई मीन न लॉन्ग साइड पे न शॉर्ट साइड पे, और शायद बाजार थोड़ा सा न्यूट्रल है इस जोन में। आई थिंक न बहुत सेल ऑफ, न आई थिंक बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ है। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए, दैट HDFC AMC। सुबह भी मैं इसका हॉट स्टॉक्स में जिक्र कर रहा था, 3820 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और राजेश जी, अभी राजेश अग्रवाल जी, आपका व्यू AMC स्टॉक्स पे और HDFC AMC जो कि इस दौर का एक स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा है, और आई थिंक ये लास्ट ईयर इसको बिलोंग करता है, मतलब 1900 रुपये से आज करीब करीब 3819 की ट्रैजेक्टरी में है ये स्टॉक का। आपका व्यू HDFC AMC पे? देखिए, सिर्फ HDFC AMC नहीं, अगर आप देखें तो सारे AMC स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर वो चाहे मार्केट कैप के लिहाज से हो या उनकी क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से हो। कारण एक ही रहा, जो SIP के इनफ्लोज आ रहे हैं और जिस तरीके से हर महीने दर महीने बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी कमाई में बढ़त हो रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि HDFC AMC और निप्पन लाइफ दो ऐसे AMC हैं जहां पर इस वक्त भी थोड़ा कंफर्ट बनता है। मध्यम से लंबी अवधि वाले यहाँ निवेश कर सकते हैं। HDFC AMC में अगर आप देखेंगे तो खास इक्विटी का जो उनका AUM है वो बहुत अच्छा होने के कारण से वहां से जो उनकी इनकम होती है वो इनकम फ्लो बहुत बढ़िया बनी हुई है, और SIP तो हम जैसे देख ही रहे हैं हर महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी पसंद में HDFC AMC और निप्पन लाइफ रहेगा। तो HDFC AMC और निप्पॉन लाइफ रहेगा। और ये जो भी स्ट्रेस टेस्ट आया है वो लार्जली पारदर्शिता ही ला रहा है इस पूरे सिस्टम में। आगे इस पर भी बात करेंगे। क्वांट AMC के MD हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनको जोड़ेंगे कार्यक्रम में अगले 10-15 मिनटों में। अच्छा, इस बीच हिंदुस्तान कॉपर जैसे ट्रेड्स जो कल खूब चले थे, आज भी थोड़ा सा स्टॉक जमा है। शिवानी, क्या ये ट्रेड है जो ओवर द वीकेंड भी कैरी किया जाए, या आज के आज, कल और आज का मुनाफा बुक करके जाना है? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, और जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम सर्ज हुई है, तो यहाँ पे एक नज़र आते हुए दिख रहा है कि सपोर्ट पे स्पाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस आगे की तरफ ट्रेल करें। इसका जो नेक्स्ट हर्डल है वो अराउंड 300 के आसपास का है। ओके, HL आपकी स्क्रीन पर, नहीं हिंदुस्तान कॉपर माफ़ कीजिएगा, अच्छा करता हुआ। और अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक स्टॉक डिस्कस कर रहे थे ACC, और जब मैं कह रहा था कि आज सीमेंट में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, लुक एट अंबुजा सीमेंट्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। सुबह हमने ये ट्रेड पकड़ा था, मेरे ख्याल से बात हुई थी इस पर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बाजार भी सिंक हो गया, बट ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है इस वक्त। सुबह हमारा जो बात हुई थी इस पर 584-85 पे हुई थी, फिर सिंक हुआ, 575 की ट्रैजेक्टरी को छुआ और अब 600 के स्तर पे आ चुका है। तो अच्छा मूव देता हुआ यहाँ पर। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी चिंता, पहले सेबी और उसके बाद एमफी ने, आप देखें तो यहाँ पर AMCs को, सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को बोला आई थिंक एक स्ट्रेस टेस्ट के लिए। ये स्ट्रेस टेस्ट है क्या, आखिर सेबी ने इसकी वकालत क्यों करी? पहले इस शब्द को समझते हैं, स्ट्रेस टेस्ट को। और हमारे साथ श्री संदीप टंडन, फाउंडर म्यूचुअल फंड के इस वक्त मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बहुत ही
महत्वपूर्ण दिन आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी अगर म्यूचुअल फंड में होता और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशित होता तो मैं ये इस टर्म को पहले समझना चाहता हूँ सर, कि ये स्ट्रेस टेस्ट क्या है, मतलब क्या अवस्था खड़ी करी गई और कैसे आपने पैमाइश करी कि मैं इतना अपना पोर्टफोलियो जो है वो इस ड्यूरेशन में अनवाइंड कर लूँगा। थोड़ा सा उन सर्कमस्टेंसेस को समझाइए जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को टेस्ट करते हैं, थोड़ा इस शब्द को समझना चाहते हैं। देखिए, ये टर्मोलॉजी ना सडनली थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट के नाम पे लोगों को इतना स्ट्रेस हो गया कि लोगों का हेल्थ एक्चुअली बिगड़ गया है। ओके, अगर हम इस नैरेटिव को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि ये है क्या। ओके, देखिए, ऐसा मनी मैनेजर, कोई भी म्यूचुअल फंड है या कोई भी मनी मैनेजमेंट हाउस है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है, दुनिया में कोई भी हो, हर आदमी अपना एक रिस्क को असेस करता है। और हम क्वांट म्यूचुअल फंड में तो क्या बोलते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। तो हमारा रिटर्न्स से ज्यादा फोकस रिस्क पे है। तो रिस्क आपका कोर ऑब्जेक्टिव होता है। और जिस तरह का, जैसे रिस्क के बहुत सारे मेजर्स होते हैं। ओके, जैसे कुछ तरह के लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा की बात करते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव देता है कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसा है। अभी तो डेविएशन है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, बट रेगुलेटर ने क्या बोला कि इतना टाइम बाजार में एक स्मॉल और मिड कैप लास्ट 2-3 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखे गए हैं। तो रेगुलेटर क्या देखना कोशिश करता है, उनका क्या माइंडसेट होता है कि भाई मार्केट में कोई अनवारंटेड नॉइज नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई हाइप क्रिएट नहीं होना चाहिए, छोटे निवेशक को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निवेशक से भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप भी अपना रिस्क एपेटाइट को असेस करो। ओके, आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखो कि आपको स्मॉल और मिड कैप में भी बने रहना है कि नहीं रहना है, कि आपको शिफ्ट करना है। हम लोगों को भी बताया जा रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो का जो हम लोग मैनेज करते हैं उसको थोड़ा डिस्क्लोजर बढ़ाया जाए। अब ये जो डेटा रेगुलेटरी ने मांगा है अभी, ये तो हम लोग वैसे भी अपने रखते हैं, हमारी तो फैक्ट शीट में डेटा जाता है। ओके, तो ऐसे भी नहीं है कि ये दो स्कीम के लिए जाता है, सब स्कीम के लिए जाता है। अब उन्होंने एक लेवल और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक डिस्क्लोजर दिया जाए। ओके, तो पूरी इंडस्ट्री एक एक्चुअली में कैलकुलेट तो करती है, हर आदमी अपना इंटरनल असेसमेंट के लिए सारा डेटा उनके पास भी है। अब सेबी ने खाली क्या मांगा है, उसको डिस्क्लोज किया जाए ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। तो एक अच्छी चीज है, कोई उसमें कुछ इतना बड़ा इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सडनली एक हाइप क्रिएट हो गया है कि पता नहीं ये स्ट्रेस बड़ा इवेंट हो गया, आज 15 तारीख को इवेंट रिजल्ट आने वाला था, जैसे कोई बहुत बड़ा आउटकम आने वाला था। ये ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। तो चीज हम लोग मेंटेन करते हैं और वही डेटा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। ओके, तो जो रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव है कि हर आदमी जो डालने से पहले या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको उस स्कीम का रिस्क प्रोफाइलिंग पता होना चाहिए कि उसका लिक्विडिटी एनालिटिक्स कैसा है। ओके, क्या उसका कंसंट्रेशन रिस्क क्या है, उसका ओवरऑल रिस्क के नंबर कैसे हैं। तो आई थिंक स्टेप इन राइट डायरेक्शन। बट जिस तरह से लोगों ने इसको रीड किया या मीडिया ने इसको हाइप किया या हमारे जो बहुत लोग यूट्यूब पे ओपिनियन देते हैं आजकल, उन लोगों ने इसको अनवारंटेड एक इश्यू बना दिया और उसके कारण छोटे निवेशक को नुकसान ज्यादा हुआ। वो लोगों के मन में एक डर का माहौल आ गया कि लगता है कि म्यूचुअल फंड में ये सब स्कीम्स में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम लोग बात करें मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए, दो तरह से देखना है चीजों को कि मिड और स्मॉल कैप कब ज्यादा चलते हैं, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो करती है। ओके, मिड कैप स्मॉल तभी एक रिफ्लेक्शन है आपकी लार्जर इकोनॉमी का डेटा। जैसे निफ्टी 50 तो आपको फिर भी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बताता है कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है उसके आपके बारे में आपको एक बेंचमार्क मिलता है। जब निफ्टी 500 चलता है, ओके, तो एक ब्रॉडर रैली दिखती है बाजार में। और ब्रॉडर रैली तभी आती है जब इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा अच्छे होते हैं। ओके, तो अगर हम इस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो अच्छा है उससे हम ये इंटरप्रेट करना शुरू कर दें कि अभी तो मिड एंड स्मॉल बहुत चल गया है तो क्या इकोनॉमी पीक आउट हो गई, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं कोई ना कोई पॉकेट्स में हाइप क्रिएट होता है, यूफोरिया बिल्ड होता है। तो ऐसे मनी मैनेजर हम लोग क्या करते हैं, वो सेक्टर से एक्सपोजर कम करते हैं, वो स्टॉक से एक्सपोजर कम करते हैं। अगर हम लार्जर थीसिस की बात करें कि क्या बाजार में एक ओवरऑल इंडियन इक्विटीज में यूफोरिया हो गया है या BSE 500 या NSE 500 के स्टॉक्स में यूफोरिक हो चुका है, तो आंसर बहुत बड़ा नो है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हमको बहुत ज्यादा घबराना चाहिए। अब जैसे SMEs पॉकेट में
रेगुलेटर ने बात करी, ठीक है एसएमई में एक्टिविटीज हुई, छोटा सेगमेंट था, बहुत पैसा आ गया तो वहां हाइप क्रिएट हुआ, लेकिन वहां पे म्यूचुअल फंड ने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। मुझे नहीं लगता किसी म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया, और हम लोग हमारे तो नेगेटिव लिस्ट में एसएमई में हम पैसा डालते नहीं, हम मेन एक्सचेंजेस के उसमें पैसा डालते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा आपको समझना चाहिए कि रेगुलेटर क्या करने की कोशिश कर रहा है। रेगुलेटर ये बोल रहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, डिस्क्लोजर नॉर्म्स बढ़ाइए, तो अच्छी बात है। हम ऐसे भी, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया काम करना पड़ गया कि हम नहीं आता था, ये हम करते नहीं थे, ये तो हम लोग रेगुलर करते हैं। रेगुलरली हम अपना लिक्विडिटी असेसमेंट करते हैं, रिस्क एपेटाइट देखते हैं, कंट्री का रिस्क एपेटाइट देखते हैं, सेक्टर का देखते हैं, स्टॉक का देखते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कितना कंसंट्रेशन है, एलोकेशंस कैसे है मिड और स्मॉल लार्ज में। तो वो बैकग्राउंड देखते हुए हमको समझना चाहिए। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जाके बात करूंगा कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट है वो म्यूचुअल फंड के लिए जो है वो बहुत ही मतलब डिस्क्लोजर के हिसाब से अच्छा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटेल इन्वेस्टर है। जैसे हमारे यहाँ तो 96% रिटेल इन्वेस्टर है। अगर हमारी स्कीम का बात करें जैसे क्वांट स्मॉल मिड कैप, तो कितना कंसंट्रेशन, टॉप 10 यूनिट होल्डर्स मिला दें, टॉप 10 इन्वेस्टर अगर हम पकड़ लें तो 1.2 या 1.3% है। तो इफेक्टिवली 0.25 के ऊपर कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके यहाँ पोर्टफोलियो में हमारी तरह नहीं है, और यही तरह का डेटा इंडस्ट्री के लिए भी है। ओके, बट ये डेटा अगर आप स्ट्रेस टेस्ट टीएमएस और एआईएफ पोर्टफोलियो में करेंगे तो आपको वहां ज्यादा रियल स्ट्रेस दिखेगा, क्योंकि वहां पे स्टॉक का कंसंट्रेशन है, और उस स्टॉक कंसंट्रेशन के अलावा वहां पे आपको इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है। ओके, तो हमें एक तरफ हम जैसे एसेट लायबिलिटी का एंगल देखते हैं, तो हम एक तरह से सेक्टर देख रहे हैं, तो हमें कंसंट्रेशन भी देखना है कि इन्वेस्टर कहाँ एक साथ लिमिटेड एचएनआई पैसा निकाल सकते हैं। आंसर इज यस, हाँ निकाल सकते हैं, बट अगर मेरे पास जैसे 63 लाख इन्वेस्टर फोलियो है तो मेरे पास क्या एक साथ लोग 63 लाख लोग पैसा निकाल लेंगे? ऐसा नहीं होता है। संदीप जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले इस पूरे हफ्ते में जो थोड़ा सा पैनिक आया है मार्केट में, क्या आपको रिटेल निवेशकों की तरफ से कुछ ऐसे साइंस आए कि वो कुछ रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ा या नहीं बढ़ा? दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि एक साथ सारे लोग पैसा निकालने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन अज्यूमिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अज्यूमिंग मार्केट में और पैनिक बढ़े और सेल ऑफ आए किसी भी कारण की वजह से, वो डोमेस्टिक हो, कुछ और हो, ऐसे में ये जो आप सभी लोगों ने 50% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मिड कैप्स में 3 दिन लगेंगे, 25% के लिए 2 दिन लगेंगे, स्मॉल कैप्स के लिए नंबर्स ज्यादा है, क्या इन्हीं दिनों तक सीमित रहेगा या फिर वो डेज बढ़ भी जाएंगे, अज्यूमिंग सब लोग आ जाए और सब फंड्स में थोड़ा सा पैनिक आए और रिडेम्पशन प्रेशर आए? देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसी तरह के क्वेश्चन से इन्वेस्टर लोगों को बहुत स्ट्रेस आ जाता है। मैं आपका इसका आंसर देता हूँ, बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है पहला, बहुत आप उसको गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, पहली मैं बात समझिए, पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल हमें भी पूछ रहे हैं, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट। तो मैं उसका आंसर देता हूँ। पहली बात तो हमारा रिटेल जो निवेशक है, जो रियल निवेशक है, वो बहुत मैच्योर हो गया है। हम लास्ट ये जब से 27 तारीख से सर्कुलर आया है, क्या हमारे यहाँ रिडम्पशन बढ़ गए हैं? तो एक आध दिन को छोड़ के कहीं भी कुछ रिडम्पशन नहीं बढ़ा। हमारा जो फ्लो रेगुलर आता था उतना फ्लो मेंटेन्ड है। आंसर इज यस, उतना फ्लो मेंटेन्ड है, कुछ भी फ्लो नहीं घटा है। तो अगर मैं रिटेल के फ्लो की बात करूं, अगर हम अपने म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, ना ही हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिडम्पशन मिला, छोटा मोटा रिडम्पशन आता है, कहीं बाजार खराब होता है तो कुछ एचएनआई लोग निकालते हैं, वो भी रियल रिटेल ने पैसा नहीं निकाला है। हमारा फ्लो पूरा मेंटेन है। दूसरी चीज समझिए कि देखिए, ये गोइंग कंसर्न जैसा कंसेप्ट होता है कि आपकी कंपनी ग्रोइंग कंसर्न, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, इंडिया का कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, तो इंडिया का मार्केट का डेप्थ और ब्रेथ भी ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी डीप हो रहा है, उधर भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर हम ये थीसिस लगा ले कि एक ही दिन सब हो जाएगा, तो मेरे 33 साल के करियर में तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ओके, जब सबसे बड़ा दुनिया का लिक्विडिटी क्राइसिस, आज हम लोग उसको लिक्विडिटी से लिंक कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस आया था लीमन के फेस में। खाली इंडिया में नहीं आया था, ग्लोबली आया था। वो लिक्विडिटी क्राइसिस था कि जहां सेंट्रल बैंक्स वगैरह की लिक्विडिटी, ओवरऑल लिक्विडिटी की बात करूं, टाइट हो गई। तो उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईजिंग भी हुआ था। अगर वो सिचुएशन में किसी भी म्यूचुअल फंड को कुछ नहीं हुआ, कोई भी स्कीम में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिडम्पशन आया नहीं, तो ये प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे हम बात करें कि क्या 15 दिन, कितने टाइम में बैंक्स बंद हो सकते हैं, कितने टाइम में कंपनियां बंद हो सकती हैं, ये सब एब्सोल्युटली बोगस थॉट प्रोसेस है।
कि रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोइंग कंपनी में इस तरह का थीसिस काम नहीं करता है कि आप बोलो इस कंट्री के अंदर अगर 12 करोड़ निवेशक है तो 12 करोड़ लोग एक ही दिन आके पैसा निकाल लेंगे। मैंने इतिहास में तो नहीं देखा है कभी होते हुए। जब दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी तब नहीं हुआ। जब दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लाइफ में बनाई थी कोविड क्राइसिस हुआ तब नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ तो होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इसको एकेडमिक के हिसाब से करके छोड़ देना चाहिए। हाँ, कहाँ पे आपको फोकस करना है कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है। इन्वेस्टर को जज करना है कि उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका कितना ड्यूरेशन के लिए मार्केट वो देख रहा है। हम मनी मैनेजर अपना स्कीम का रिस्क प्रोफाइल, अपनी स्कीम का लिक्विडिटी, अपने स्कीम का ड्यूरेशन एसेस करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। जैसे आपको छोटा एग्जांपल दूं, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हमारे सब हम बात करें, अगर हमारा आउटफ्लो बढ़ जाता है इनफ्लो से, अभी हमारे यहाँ नेट इनफ्लो आता है और नेट इनफ्लो की जगह लेट्स से अगले 5 दिन नेट आउटफ्लो बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम ये रहा नहीं देखेंगे कि अरे अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम ग्रेजुअली अपनी लिक्विडिटी बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे रिडम्पशन का कहीं प्रेशर आया तो लिक्विडिटी बाय डिफॉल्ट लोग बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज इसलिए तो हम जैसे मनी मैनेजर को, म्यूचुअल फंड के लोगों को रिटेल इन्वेस्टर पैसा देता है कि उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है ये सब चीजों को मैनेज करने की। अगर रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस के रह जाए कि अभी क्या होगा, ऐसा कैसे, तो सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसलिए मैं इसको लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी लोगों को क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी कि रिपोर्ट कार्ड आ गई 15 तारीख को। ये तो नॉर्मल एक ट्रांसपेरेंसी का, और सेबी ने डेटा मांगा जो पूरी इंडस्ट्री ने मैच्योरिटी के साथ दे दिया। उसको आप लोग एसेस करिए कि कैसा लिक्विडिटी है, क्या है, और अकॉर्डिंगली अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आपको लगता है बाजार बहुत महंगा है और मुझे डर लगता है और मुझे यहाँ पे पैसा नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल शिफ्ट करिए। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल कैप में आइए, से मिड कैप से निकल के आप फ्लेक्सी कैप में आइए, लार्ज कैप में आइए। और हम लोग ने भी कुछ क्लाइंट्स को लिखा, हमने भी इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया, अगर आपका रिस्क एपेटाइट उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज मॉडिफाई करिए आप अपने एलोकेशंस को। लेकिन अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी बिलीव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी एसेट क्लास हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है, और उसके अंदर भी मिड और स्मॉल रिटर्न ज्यादा ही देंगे स्मॉल कैप से। तो अगर कोई 10 साल का होराइजन लेके आता है तो मैं आज भी बोलूंगा मिड और स्मॉल में डालना चाहिए, लेकिन उसका 10 साल का होराइजन होना चाहिए। लोग आते लॉन्ग टर्म से हैं, लेकिन अगर बाजार कोई भी कारण से करेक्ट हो जाता है तो वो होराइजन रहता नहीं है उतना, लोग रिएक्ट कर जाते हैं, नहीं इतना लंबा तो सोचा नहीं था, हम फंस जाएंगे, तो वो बहुत, आज रेगुलेटर भी यही बोल रहा है, आप अपना एसेस करो। हम भी वही बोल रहे हैं, भाई अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पैसा डालो। हमको बाजार में कहीं यूफोरिया दिखता नहीं है, हमको कोई स्ट्रेस ऐसा लगता नहीं है। सर्टेन पॉकेट में स्ट्रेस होता है या हाइप होता है तो हम उसको पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते हैं, वो हमारा जॉब है रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना। बिल्कुल। और संदीप जी, मैं वाकई आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि रिस्क अपना जोखिम समझ लीजिए, बाकी पैसा बना के शायद यही क्लास दे आपको। सर, ये आपके AUM का एग्जैक्टली अभी कितना परसेंटेज मिड कैप में और स्मॉल कैप में? और एक और बात जानना चाहूँगा आपसे मैं, आपका जो आउटलुक है कि जब आप सिर्फ लार्ज कैप तक सीमित रहे या फिर लार्ज कैप में आप ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहे थे तब कितनी रिटर्न्स बनी, और क्या वाकई अच्छे पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको निफ्टी 50 से बाहर निकल के लोअर पार्ट ऑफ द मार्केट मिड कैप कंपनियों पे, स्मॉल कैप कंपनियों पे फोकस ही करना पड़ेगा, क्वालिटी कंपनियों पे, ताकि एक अच्छी रिटर्न निकाल सकें आप? देखिए, ये पहले हमको समझना चाहिए कि अगर हमारा कोई निवेशक मिड कैप में डाल रहा है या कोई निवेशक हमारे स्मॉल कैप फंड में डाल रहा है तो उसमें सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, सिट के हिसाब से 65% हमें मिनिमम एलोकेशन मिड और स्मॉल को रखना ही पड़ेगा। ओके, अगर उसका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो वो आएगा ही नहीं इस स्पेस में। अगर उसका रिस्क एपेटाइट है तो वो डालेगा ही स्पेस में। उसको पूरा क्लैरिटी के साथ होगा कि लार्ज के कंपैरेटिव मिड और स्मॉल में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जो वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो रिस्क प्रोफाइलिंग भी ज्यादा है, और रिस्क प्रोफाइलिंग ज्यादा है तो रिटर्न प्रोफाइलिंग भी ज्यादा है, तो वो भी क्लैरिटी है। बट हमको अगर स्मॉल कैप में है और अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हम भी उसमें लार्ज कैप और मिड को भी ऐड कर पाते हैं। जैसे आज की तारीख में, आज 1 महीने में ये 15 दिन के जो नॉइज हुआ उसके कारण नहीं, हम लास्ट कई क्वार्टर से मिड और स्मॉल में भी लार्ज कैप का अच्छा खासा वेटेज लेके चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये इवेंट के बाद हमने एक्सपोजर चेंज किया। अगर हमारा 29 फरवरी का पोर्टफोलियो निकालेंगे, सर्कुलर के जस्ट आने से पहले एक दिन में तो मैं पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकता, तब भी 65% हमारा 60.5% स्मॉल था और नियरली 30%
लार्ज चला रहे थे और 5-1% के आसपास कैश था। ओके, तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। तो आपको ये समझना है कि हमारा ऐसे मनी मैनेजर, हमारा तो फुल टाइम जॉब ही यही है कि कैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इम्प्रूव करना है, कि रिस्क का कंटिन्यूस कम करना है और रिटर्न्स को कंटिन्यूस बढ़ाना है। तो ये डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं, उसका मेन फोकस ही इधर है कि ये एक्सरसाइज हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं। ये एक्सरसाइज हम थोड़ी करते हैं कि हमने वीकली देख लिया, कहीं मंथली देख लिया, कि ईयरली देख लिया। ये तो कंटिन्यूस एक्सरसाइज है जो हम लोग और हमारी टीम एनालिटिक्स करती रहती है, कंटिन्यूस तरीके से उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसलिए हम लोग बेटर रिस्क, सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाते हैं अपने निवेशक के लिए। टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और थोड़े से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का भी जवाब देने के लिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल दरअसल दर्शक भी पूछ रहे हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली कितना स्ट्रेस है और स्ट्रेस का मतलब नहीं, क्या है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है। पहले तो कि समझनी चाहिए कोई इवेंट ही नहीं हुआ है। हम एक नैरेटिव बिल्ड कर दें कि इवेंट हो गया, सोचे ऐसा होगा तो कैसे होगा। भाई सोचने में तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हो। ओके, अब ये सोचे कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपके पोर्टफोलियो को क्या मतलब है, करेक्ट? तो वो सोचने का कोई कंट्रोल है नहीं किसी पे। हमको प्रैग्मेटिक होना है, रियलिस्टिक देना है कि भाई हमने लीमन में सबसे बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस देख लिया, कोविड में अपनी लाइफ का 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा इवेंट देख लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ तो एक इलेक्शन में क्या होगा। और थोड़ा बहुत अगर इंडिया इतना ग्रो हो रहा है तो इंडिया का वैल्यूएशन स्ट्रेच होगा ही, और स्ट्रेच रहने वाला है, सालों तक ये स्ट्रेच रहने वाला है, क्योंकि इंडिया का कुछ मैक्रो डेटा पॉइंट चेंज हो गया। अगर हम ये सोचे कि वो 2000 का इंडिया है, 2007-8 का इंडिया नहीं, 2024 का इंडिया और 2007-8 के इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। तो इंडिया का पूरा परसेप्शन ही ग्लोबली चेंज हो गया। तो पैसा हमारे पास आने ही वाला है, और पैसा आएगा तो चीजें बढ़ेंगी ना। डिमांड सप्लाई का गेम है ना। अगर डिमांड ज्यादा है तो कोई भी चीज का भाव बढ़ेगा ही। जी हाँ, जी हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और इसीलिए काफ़ी लोग आपके फंड के साथ पैसा लगाते हैं। एंड विद ड्यू डिस्क्लोजर, मेरा भी एक फंड आप लोग ही चलाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट रिटर्न्स यू आर डिलीवरिंग ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। आज के दिन तो सवाल घूम घूम कर वही उसी मुद्दे पर आ रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक एक्सरसाइज थी, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैनिक है, ना ही रिडेम्पशन प्रेशर इस समय देखने को मिले हैं। अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए और अगर वो आए बाजार से पैसे निकालने के लिए, उन्होंने डिटेल्स दी है कि हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स का पैसा कहीं फंसा हुआ है। और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मिड और स्मॉल कैप्स में जो करेक्शन आया है उसका क्या टर्न रहेगा, क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं। कल जेफरीज अपनी रिपोर्ट में एक साफ कह रहा था कि ये 2008 जैसी वाली क्राइसिस नहीं है। आज दरअसल भारतीय ब्रोकरेजेस भी इसी पर अपनी राय दे रही हैं। और एक्सिस की एक रिपोर्ट आई है, हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए, आपने वो पूरी चर्चा सुनी है कि स्ट्रेस टेस्ट है लेकिन उसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? तो देखिए, थोड़े दिनों पहले आपको पता होगा अर्षदा, तो कोटक का एक रिपोर्ट आया था पीएसयूज पे कैसे वैल्यूएशन फ्रॉथी लग रहे हैं। मिड कैप्स पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है। एक्सिस कैपिटल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है और एक्सिस की रिसर्च ये कहती है कि पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने बेंचमार्क इंडिसेस को 7% से अंडर परफॉर्म किया है। और बड़े दिनों बाद जहां मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी को, अब वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले इसका कारण समझते हैं। मॉडरेशन आया है फ्लोज में। क्यों आया है मॉडरेशन फ्लोज में? क्योंकि पिछले 12 महीने की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो 58% जो म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेशकों ने लगाए हैं, ये मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगाए हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें सेबी डेफिनेशन के हिसाब से, तो मार्केट का 33% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल और मिड कैप्स का है। तो 33% का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन 58% जो फंड फ्लो है वो आपके मिड एंड स्मॉल कैप्स में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन अब क्या हुआ है? अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। अगर हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने अपने कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लमसम पैसे लेना बंद कर दिए हैं। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो ठीक है, लेकिन लमसम पैसे लेना बंद कर दिए हैं। तो ऑब्वियसली जो फ्लो का एक ज़बरदस्त आपको दिखाई पड़ रहा था कि जनरेट हो रहा है मिड
कैप और स्मॉल कैप के लिए वो अब मॉडरेट सा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? एक्सेस कैपिटल के हिसाब से जब फ्लोज मॉडरेट होते हैं इस तरीके से, तो अगले 12 महीने 6-12 महीने जो है यहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप चलना बंद हो जाते हैं। जो एग्रेशन से हमने पिछले 1-2 सालों में मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन देखा है, उस प्रकार का प्रदर्शन अगले 6-12 महीने में नहीं देख सकते। और क्या क्या रिपोर्ट में लिखा है? वो लिखा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देख लें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप महंगे हैं। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स का जो प्रीमियम है निफ्टी पे वो अब 22% है, जो 10 ईयर एवरेज 14% है। तो अभी भी वैल्यूएशन में मिसमैच है, अभी भी जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं और शायद अगले 6 से 12 महीने, इनफैक्ट 15 महीने तक भी आप शायद मिड कैप को अंडर परफॉर्मर करते हुए देख सकते हैं, ऐसा एक्सिस कैपिटल का कहना है। तो क्लियरली वो डेटा पॉइंट्स एक्सिस कैपिटल की तरफ से यही है कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। फ्लोज मॉडरेट होंगे तो जाहिर तौर पर उस लिहाज से स्टॉक्स भी थोड़ा संभल कर ही चलेंगे। चलिए इस बीच 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बाजार में बस चुनिंदा ही ट्रेड्स जमे हैं, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। निफ्टी बैंक इस बीच थोड़ा सा दबाव में आता हुआ 310 अंकों की गिरावट यहाँ पर 46,476। हालांकि आज का डे लो 46,310, तो उसके ऊपर अभी भी संभला हुआ है, लेकिन दबाव में थोड़ा सा आ रहा है। 4 का चौका में मैं बता दूं कौन क्या ट्रेड देने वाला है। मानस प्लीज तैयार रखिएगा आप सस्ता ऑप्शन। राजेश सातपुते आपके पास आएंगे हम एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार रचना जी देंगी और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल तो हैं ही। तो इन सभी ट्रेड्स पर आएंगे, लेकिन 1-2 ट्रेड्स में मेंशन कर दूं। ऊपरी लेवल से बाजार में कुछ स्टॉक्स में अब पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। यूपीएल उनमें एक है। यूपीएल में आज का हाई 475 था, 471 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एलएनटी में हम देख रहे हैं अब पोजीशंस हल्की सी और नेगेटिव साइड पर बढ़ती हुई। एमएनएम वैसे भी एक शॉर्ट कॉल था, अब 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। राजेश सातपुते, हमने चर्चा की थी यूपीएल की आज सुबह में, आज दोपहर में भी उसको मेंशन किया गया। तो सुबह की तेजी और अब तक फिर प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, क्योंकि अब ये स्टॉक 470 पर आ चुका है। हर्षदा जी देखिए, मैंने सुबह भी यही कहा था कि इसमें एक 475 तक का मूव मिलेगा और 475 ये इसका बैरियर रहेगा। तो मुझे लगता है कि यस, अगर सुबह का एक स्विंग ट्रेड आपने लिया है तो स्विंग ट्रेड अपने एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पे है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इट्स अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मूव जो था, एक लेग जो था, जो हम चार्ट पे देखते हैं, दैट सीम्स ओवर टू मी। प्रोबेबली 475 का 477 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, से ज़्यादा नहीं। 475 का 470 के आसपास स्टॉक थोड़ा सा स्टिकी है। चलिए अब चलते हैं 4 का चौका की तरफ। मानस बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 2060 का 2060 का पुट ऑप्शन टीवीएस मोटर्स का खरीदेंगे। जो 44 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 75 रुपीज 75 की टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट कर सकते हैं। देखिए रीजन ये है, टेक्निकल रीजन ये है कि लोअर टॉप फ्लोर बटन्स बन रहे हैं और टीवीएस मोटर्स ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। शायद अब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 1950 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टीवीएस मोटर का पुट लेने की सलाह 2060। ये है वो ट्रेड। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और ये है एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी बताइए क्या रहेगा? ये पिक रहेगा। मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ में एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट मिल रहा है। इट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन जिसका टारगेट बनेगा करीबन 650 का। सो एट अ लेवल ऑफ 635 आपको बाय करना है और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 625। 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 650 ये इसका पहला टारगेट रहेगा। ओके, एचडीएफसी लाइफ। उसके बाद अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए रचना जी के पास। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मेरी तरफ से जो रहेगा वो भारती एयरटेल रहेगा। एंड भारती एयरटेल आज के दिन में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एंड अगर इसका डेली चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बनती है, इसलिए मैं इसको देना चाहूंगी। 1222 पे है इसके फ्यूचर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम 1222। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं और अगर 1200 का एसएल लगाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 1235 और उसके बाद 1250। तो 1250 तक के टारगेट यहाँ पे मुझे फ्यूचर्स पे विद इन 2 to 3 डेज बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भारती एयरटेल आपका ट्रेड है। आपकी स्क्रीन पे करीब 1221 पे ट्रेड करता है। राजेश जी आपका
मिड कैप फंड है राजेश अग्रवाल जी। वीरू जी, मिड कैप फंड के तौर पे एपीजे सुरेंद्रा पार्क होटल के साथ जाना चाहेंगे, जो हालिया की लिस्टिंग है। अगर आप देखेंगे तो इनके करीब 30 होटल हैं जिसमें 2298 रूम है और ये उसे लगभग दुगनी 4300 के आसपास के रूम बनाने की बात कर रहे हैं, और खास करके एसेट लाइट मॉडल में, जहां सिर्फ ये ऑपरेशन और मैनेजमेंट देखेंगे, प्रॉपर्टी की होगी नहीं, तो केपेक्स उतना ज्यादा नहीं है और नंबर ऑफ रूम्स बढ़ जाएंगे। दूसरे जो फ्लोरिस करके इनकी कॉन्फेक्शनरी है, 72 है अभी, उसे 350 करने की बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में। होटल इंडस्ट्री की एक तो साइकिल बहुत अच्छी चल रही है, टूर ट्रैवल एंड टूरिज्म ने तूल पकड़ा हुआ है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है जो कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्हें सहायता करेगी। तीसरे अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिस का जो बिजनेस है बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात जो आईपीओ के बाद पैसे आए उसे कंपनी ने अपने डेट निकाल दिए, तो अब लगभग नेट कैश पॉजिटिव कंपनी हो गई है। तो थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए इसे ध्यान देना चाहिए 225 रुपए के टारगेट के साथ। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड पार्क होटल्स राजेश जी का कैलकाटा कनेक्शन, और उस पर आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ। चले सारे ट्रेड्स में आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन आया है टीवीएस मोटर पर, एक सेल साइड का ट्रेड ही मानस की तरफ से। आपको 2060 का मार्च का पुट लेना है, 49 पर ये ट्रेड कर रहा है, आप 75 टारगेट है, स्टॉप लॉस आपका 29 रहेगा। राजेश सातपुते एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स रेकमेंड कर रहे हैं तेजी में, 650 टारगेट और यहाँ पर 625 का स्टॉप लॉस। रचना वैद कह रही हैं भारतीय एयरटेल खरीद के चले, 1235 टारगेट, आगे 1250 भी जा सकता है, 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही आप लेकर आइए पार्क होटल्स 225 के टारगेट के साथ, यहाँ पर एक मौका तेजी का आपको रखना है। ये है आपके लिए वो सभी सौदे जो हमारे जानकारों ने अभी आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। अच्छा, बीपीसीएल स्क्रीन पर लाएंगे, निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन अभी भी ये स्टॉक 4.5% नीचे है। अदानी पोर्ट में कुछ और एडिशनल गेंस, हिंडाल्को में कुछ और एडिशनल गेंस। अग्रवाल साहब, ये हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ये बेस मेटल प्लेस में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है क्या और बेहतर रिटर्न्स का? क्योंकि यहाँ पर गिरते बाजार में भी अच्छा पैसा लगा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो नोवेलिस में जो आईपीओ की बात आने लगी थी रुपए उठाने की, उसके बाद हिंडाल्को में गिरावट देखी गई। लेकिन अगर हिंडाल्को के नंबर्स वगैरह देखें और जिस तरीके से मेटल्स की, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। हिंडाल्को 550 के टारगेट के साथ आने वाले दिनों में खरीदारी की जा सकती है। बट पूरे स्पेस में अगर कहा जाए, मेटल स्पेस एज ए होल में, तो हमें लगता है कि स्टील पैक ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, जहां हमारी नजर में जिंदल स्टील एंड पावर एक अच्छी पिक हो सकती है थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए। कोल बेस स्पॉन्ज आयरन में देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है, लॉन्ग रेल्स बनाती है, पावर में अच्छी क्षमता है, और सबसे बड़ी बात जो अंगुल की कैपेसिटी रैंप अप हो गई है, उसके बाद इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी हो गई है और डेट भी बहुत कम कर लिया इन्होंने। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर 1 से 1.5 साल की अवधि में अगर कोई अवधि के साथ जेएसपीएल लेता है तो 850-900 के टारगेट आते हुए दिखते हैं। 900 के टारगेट जेएसपीएल जैसे ट्रेड में दिखाई देंगे। ये है राजेश जी की पसंद। चलिए, मार्केट बिग वॉइस में इस समय हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से मुझे याद है इन्होंने डिस्टिंक्टली कहा था मैं एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। इन्होंने ये भी कहा था कि एफएमसीजी जैसे स्पेस को लेकर वो बुलिश नहीं है। इन्वेसेट का जो पीएमएस है उसके पार्टनर रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ है। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। आजकल क्या विचार है मार्केट में, जो थोड़ा सा शेकआउट शुरू है स्पेशली मिड और स्मॉल कैप साइड में, जो मुनाफा वसूली लोग करते दिखाई दे रहे हैं, आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? हर्षिता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। हमने आपके टेलीविजन मनी कंट्रोल पे भी और सीएनबीसी पे भी अर्ली फरवरी से बहुत डिस्टिंक्टली कहना शुरू किया कि द मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो पिछले 1 से 1.5 साल से हम होल्ड कर रहे हैं, हमने अपनी टोटल पोजीशंस मतलब 100% ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड, एक प्रूडेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थी, वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो यूफोरिया आया अराउंड 4th of February, उससे क्लियर हो गया था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिड और स्मॉल कैप्स के फेवर में नहीं है।
लार्ज कैप्स हमें अभी भी लगता है अंडर वैल्यूड है, और इस गिरावट के बाद भी हमें लगता है कि नो डाउट एक मिड और स्मॉल कैप्स में अच्छा बाउंस आ सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी लार्ज कैप्स के ही फेवर में है। ओके अनिरुद्ध जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर इस वक्त लार्ज कैप में भी है, लेकिन लार्ज कैप में भी कुछ पॉकेट्स जिन्होंने बहुत बड़ा मूव दिया, स्ट्रॉन्ग मूव दिया पिछले 4 महीने में, और कुछ पॉकेट्स जो कि अंडर परफॉर्म करके गए हैं। फॉर इंस्टेंस मेटल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, फॉर इंस्टेंस बैंक्स ने अच्छा मूव दिया, और कुछ पॉकेट्स ठंडी रहीं जैसे केमिकल बास्केट, एफएमसीजी बास्केट। उसमें से भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको क्या लग रहा है? I mean, कुछ अगर हम लार्ज कैप को भी बाइसेक्ट करें थोड़ा सा, तो कहाँ पे अच्छा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, इस टाइम पे हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि वी आर नॉट इन अ चीप मार्केट। द मार्केट्स राइट नाउ आर एक्सपेंसिव, एंड ऑल द डिसीजंस दैट वी टेक फॉर इन्वेस्टमेंट टुडे शुड बी फोकस्ड मोर ऑन लाइक प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल की तरफ ज्यादा होना चाहिए और एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल की तरफ कम। देखिए, जो हम कहते हैं मार्केट में एक 3 या 4 साल की हमें कैगर बनानी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल का भी। तो अगर आपने पिछले 1-1.5 साल में अच्छा मुनाफा कमाया, जो मुझे लगता है हर किसी ने, हर फंड मैनेजर ने और हर म्यूचुअल फंड ने और सभी इन्वेस्टरों ने, स्पेशली हमारी इंडियन रिटेल ने कमाया है, ये टाइम है थोड़े से कॉशन का। नो डाउट जो डिप्स आएंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी जैसे हम देख रहे हैं, एंड सारी डिप्स को वी शुड यूज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, बट द फोकस शुड बी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। इसके लिए हम इन्वेस्टेड में क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन इंडेक्सेस। राइट नाउ वी आर इन्वेस्टेड टोटली इनटू द BSE 30। इसका रीजन ये है जी कि हमें ऐसा लगता है कि जो इंडेक्स को एक हम कहते हैं कि इंडेक्स को मैनेज करने का एक मार्केट में ट्रेंड चलता है, उसका फायदा हमारे इन्वेस्टर्स को होगा। जो पॉकेट्स ने परफॉर्म नहीं किया पिछले 1-1.5 साल में, जैसे हर्षिता जी बता रही थी कि हमने 1-1.5 साल से HDFC नहीं खरीदा या FMCG नहीं खरीदी या टेक्नोलॉजी नहीं खरीदी, या पिछले 1-1.5 साल से भी हम सिर्फ इन्हीं के ग्राहक हैं, पिछले 1-1.5 महीने से, सॉरी। तो अब HDFC एंड द लाइक्स में पैसा लगना शुरू हो गया अनिरुद्ध? बिल्कुल जी, अब HDFC इज वन ऑफ आवर मेजर पोजीशंस। ओह, दैट्स गुड टू हियर। इसके अलावा और फिर कहाँ पर आपने पोजीशन काटी है और पोजीशन बढ़ाई है? फिर FMCG में भी कुछ स्टॉक्स लिए हैं, इज ITC वन ऑफ देम? यस मैम, ITC इज वन ऑफ देम, एंड हमने जो पोजीशंस मेजरली काटी हैं in the entire February month was in capex and capex related themes, and also in ये जो PSU basket है। मार्केट में हमारा एक बहुत ही सिंपल रूल है जिसको हम बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं, विच इज हमें उस सेगमेंट में रहना है जिसमें एक्सूबरेंट बाइंग नहीं हो रही, जिसमें फोमो इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पे हमें सिर्फ सेफ्टी ही दिख रही है। तो और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, ITC, HDFC बैंक, रिलायंस पे हम बुलिश हैं। मैंने आपके जो आपका इंग्लिश चैनल है उस पे 15 दिन पे पहले बोला था दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ऑल दीज बिग स्टालवर्ट्स ऑफ इंडिया, द सेल्फ सस्टेनेबल कंपनीज पे हमने पोजीशन बढ़ाई है, और PSUs और केपेक्स लाइक रेलवेज, डिफेंस वगैरह इन सब में पोजीशंस काटी है। मिड कैप्स में ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं कि रेलवे, केपेक्स, PSUs में आपकी पोजीशंस आपने एग्जिट कर लिया, फिर पोजीशन काट ली है। इस समय कितना वेट आपके ओवरऑल फंड्स का या फिर पोर्टफोलियो का मिड कैप्स में बचा है? कुछ तो होगा मैम। 0%। 0 हो गया। अब पूरा हैवी वेट्स में आप? जी मैम, 100% लार्ज कैप्स। 100% लार्ज कैप्स। अच्छा, ये बताइए फिर यहाँ से आगे किस तरह की आप रफ ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं अनिरुद्ध मार्केट में? क्योंकि अगर सिर्फ दिग्गजों के भरोसे चलना है तो एक औसतन फिर इंडेक्स पर एक व्यू आ सकता है कि आप X% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन करंट सर्कमस्टेंसेस में। मैम देखिए, यहाँ से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जो रिस्क मैट्रिक्स है उसकी बात करें तो हमें ये लगता है कि जो लार्ज कैप है निफ्टी में, हमें यहाँ से लगता है कि अराउंड 1500 to 2000 पॉइंट्स की तेजी आनी चाहिए। बट स्मॉल कैप में स्पेशली केपेक्स और PSU में हमें ये लगता है कि एक जो बुल मार्केट करेक्शन है वो शुरू हो गई है। मार्केट इस टाइम बहुत डाइवर्स है, बहुत डायनेमिक है। एक पॉकेट जिसने आउट परफॉर्म करा था, जो लीडर थी वो
क्योंकि करेक्शन के लिए ड्यू थी, इट इज अंडरगोइंग अ करेक्शन थी, नो डाउट। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, हम नहीं कहते कि हमने बेच दिए इसलिए ये वापस तेज नहीं होंगे, ये जरूर हो सकते हैं, बट हमें लगता है कि प्रूडेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस टाइम लार्ज कैप्स में है। अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें कि सबसे ज्यादा एक इन्वेस्टर को या फंड मैनेजर को इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से गिरावट क्या आ सकती है। अगर हम गिरावट की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिड कैप्स में यहाँ से भी 15 से 20% की गिरावट आ सकती है, और अगर हम लार्ज कैप्स में बात करें तो हमें लगता है कि 8 से 10% से ज्यादा की गिरावट पॉसिबल नहीं है, और 8 से 10% का ही अपसाइड है। तो हमें इसलिए हमने लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा फोकस करा। इन अ लॉन्ग रन अगर आप अगले 2 साल की 3 साल की बात करेंगे तो दिस इज स्टिल, अभी भी ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है, और ओल्ड इकोनॉमी रन वैल्यू पे फोकस करता है। जैसे ही मार्केट में वैल्यू जनरेट होगी, मिड एंड स्मॉल कैप्स फिर से फोकस में आएंगे। ओके अनिरुद्ध जी, एक दो पॉकेट्स और जिन्होंने पिछले 2 साल में आई मीन ऑन ग्राउंड और आई थिंक इन इक्विटी मार्केट दोनों जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो रियल स्टेट। आई मीन लुक एट DLF, दिल्ली एनसीआर के मार्केट को जिन्होंने कैप्चर कर रखा है, मुंबई स्पेसिफिक कंपनी। लेकिन ये मूव क्या अब इतना वाइल्ड हो चुका है कि अब कैश में कन्वर्ट करने का टाइम है इसको, आपके मुताबिक? हमें लगता है फिर भी, क्योंकि नो डाउट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि ये एक्सपेंसिव जरूर हो चुके हैं, और जब भी कोई स्टॉक मार्केट हैज अ टेंडेंसी कि ये डर्ट से किसी को उठा के और डायमंड्स बना देती है। बट हाँ, अंडर करंट प्रीमियमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो पोस्ट कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिला है, उसमें लग्जरी रियल एस्टेट, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, कार सेल्स, सब में एक बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई है। और हमें लगता है ये कॉन्सेप्ट ऑन ग्राउंड अगले 2 से 3 साल चलना चाहिए अंटिल एंड अनलेस एक ग्लोबल क्राइसिस आए। बट हाँ, स्टॉक्स बीच में अहेड ऑफ टाइम्स थोड़े चले जाते हैं, बट स्टिल वी बिलीव दैट DLF इट्स स्टिल अ गुड बेट। और अगर आपको करेक्शंस में मिले तो फिर तो जरूर ही आपको ऐड करना चाहिए। द सेम गोज फॉर एनी अदर लग्जरी एंड मैं भी आपका पहले भी सुन रहा था, अगर होटल्स की भी हम बात करें तो जब भी आपको होटल्स, ट्रैवल, रियल एस्टेट, जब भी ये करेक्शन के साथ मिले, आई वुड एडवाइज द इन्वेस्टर्स टू गो इन। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया अनुज जी। यकीन मानिए, होटल का तो अब छुट्टियों का सीज़न आ रहा है। कोई भी अगर एक प्लान बनता है ना कि चलो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं ना और फ्लाइट देखते हैं, आधा मूड तो वहीं ख़राब हो जाता है, बाकी का रहा जो है वो होटल के टैरिफ्स देख कर, है ना। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट रियल स्टेट एंड रियल स्टेट एंसिलरी, पॉली कैब, एस्ट्रल, आई मीन सेंचुरी प्लाई, ये पॉकेट्स में भी सेम फंडा रूल अप्लाई होता है आपका? नहीं सर, हमें ये लगता है कि नहीं सर, हमें ये लगता है प्रीमियमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जितनी भी महंगी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे आज हम फ्लाइट्स की बात करें तो बिजनेस क्लास पहले सोल्ड आउट हो रही है इकोनॉमी से, महंगे होटल पहले सोल्ड आउट हो रहे हैं बजट होटल से। तो एक प्रीमियमाइजेशन की तरफ लोगों के पास एसेट प्राइसेस इंक्रीज होने से पिछले 2 से 30 साल में पैसा बहुत बना है, और उस पैसा बनने से डिस्पोजेबल इनकम बहुत बनी है। तो उस डिस्पोजेबल इनकम का फायदा अपर सेगमेंट को, जो हम बोलते हैं कि लग्जरी स्पेंड है, उसको ज्यादा हो रहा है। जो प्राइमरी स्पेंड है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें एंसिलरीज आ जाती हैं, कि जिसे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या हो रही है, वो हो रही है, बट वो एक नॉमिनल पेस पे हो रही है। बट लोगों को एक रिलेटिव इफेक्ट से, एक दूसरे को देख के जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आई वुड से एक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड वीरेंद्र जी। चाहे आप दुबई देखिए, अमेरिका देखिए, हर जगह ही ये कंसेप्ट चल रहा है। अनिरुद्ध, बिग बॉयज में भारती एयरटेल थोड़ा सा आजकल फिर फ्लेवर में आ रहा है, विद बिग इन्वेस्टर्स लाइक GQG आल्सो चेकिंग इन। इसमें भी आप लोगों ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है क्या? क्या एक परफॉर्मर रहेगा इन द नियर टर्म? जी, हमने एज आपको बोला कि हमने लार्ज कैप्स में जा रहे थे, तो भारती एयरटेल इज वन ऑफ दोस क्वालिटी स्टॉक्स जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं जब आपको मार्केट महंगी लगती है। तो जी, हमने बढ़ाई है, पर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बढ़ाई है, हमने प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाई है कि जब मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट होगी और ग्रोथ से शिफ्ट जो फोकस है वो सेफ्टी या क्वालिटी की तरफ जाएगा, तो ये स्टॉक्स जो पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं किया, इनके ऊपर मार्केट की नजर जाएगी, और मार्केट में इनकी जो भाव की वृद्धि है उसके होने के चांसेस हैं।
मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी अनिरुद्ध, जो आपने कहा आप पीएसयूज को लेकर अब थोड़ा सा कॉशियस है या फिर वहां पर प्रॉफिट बुक किया है, क्या ये बिग बॉयज पीएसयूज के साथ भी रवैया है, बी इट आपका स्टेट बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, और खासतौर से पावर कंपनियां जो अच्छा खासा परफॉर्मर थी, और हाल फिलहाल में मैंने 2 हाइड्रो कंपनियों के मैनेजमेंट से बात की है, दोनों का आउटलुक बहुत मजबूत है। तो दूसरी तरफ ये पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स कैसे के फेवर में हैं आप या नहीं? आप नहीं मैम, कम है। उसका रीजन ये है कि देखिए, आउटलुक में जैसे आपको बताया कि 2 से 3 साल का जो होराइजन है उसमें आउटलुक पावर केपेक्स इंडिया के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। बट स्टॉक्स अब मतलब ये अपने टाइम से थोड़ा ज्यादा बढ़ गए हैं, और हम बोले जो बिहेवियरल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें दैट हर किसी को इस पाई का एक चंक चाहिए था। तो जब ये होता है, हिस्टोरिकली मार्केट्स में देखा गया है कि देखिए, हम कंपनीज नहीं खरीद रहे हैं, हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं। एंड मैं यही बिलीव करता हूँ कि के उल्टा बिलीव करता हूँ कि हम कंपनीज नहीं खरीद रहे हैं जी। देखिए, हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं, और स्टॉक्स अपने टाइम से थोड़ा अहेड रन कर गए हैं। तो मार्केट का एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि जब स्टॉक्स आगे अपने टाइम के अहेड चले जाते हैं तो टाइम करेक्शन आएगी या प्राइस करेक्शन आएगी। तो दोनों में से जैसे भी मिले, लेट द फंडामेंटल सेटल इन अ बिट, और फिर इनमें वापस री एंट्री लेने का टाइम आएगा जब मार्केट में कभी एक स्टीप करेक्शन आती है। तो शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू। लेट्स सी कि मार्केट में अब यहाँ से रुझान क्या बनेगा, लेकिन फिलहाल अनिरुद्ध ने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत समय बाद बदली है। दिग्गजों पर फोकस, बिग बॉयज पर फोकस, और जिन स्टॉक से दूर रह रहे थे खासतौर से एचडीएफसी बैंक, उसमें अब पोजीशंस फिर से आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर अब वैल्यू दिखी है। चलिए, अब डीलिंग रूम में वैल्यू कहाँ दिख रही है? तेजी और मंदी के बीच, इनफैक्ट ज़्यादा मंदी के बीच किन स्टॉक्स की आज सबसे ज़्यादा चर्चा है? यतिन हमारे साथ हैं और उसके बाद जानेंगे कि बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड क्या ट्रेड हमारे जानकार लेकर जाएंगे। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, सबसे पहले बलरामपुर चीनी और स्टॉक लगभग डेज हाई पे है, काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है, और इन जनरल शुगर स्टॉक्स में लोअर लेवल्स पे डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी एक स्टॉक है जहां डीलर्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं, और यहां से भी डीलर्स को लगता है कि 7-8 रुपए का अपटेक यानी 2 से 3% का मूव आपको नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है। तो शुगर स्टॉक्स में खरीदारी है। और टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों में ही एफटीएससी के रीबैलेंसिंग की इम्पैक्ट देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक्स लगभग डेज लो पे हैं, लेकिन यहाँ से भी डीलर्स का मानना है कि एसटीबीटी की ट्रेड लीजिए। एफएनओ ट्रेंड्स के हिसाब से यहाँ फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि 940-945 तक के लिए भी लेवल्स आपको टाटा मोटर्स मार्च फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से 7-8-10 रुपए का डाउनटिक डीलर्स देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में पॉसिबल है। ऑब्वियसली जो नई ईवी पॉलिसी है उसके तहत टेस्ला के लिए भी इंडिया इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो चला है, तो वो भी एक ओवरहैंग शायद दोनों ही स्टॉक्स में बना रह सकता है। ओके, सेल टाटा मोटर्स और बाय, अगर आप प्लीज़ ज़रा यतिन के स्टॉक्स एक बार फिर से स्क्रीन पे लेके आइएगा। बलरामपुर चीनी, यहाँ पे 2 तर्क हैं इस वक्त। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, पहले बीटीएसटी ट्रेड्स को ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ और विषयों पर, इंडेक्स के व्यू पे भी आएंगे। मानस, आपका पहला कन्वर्शन आइडिया जिसको आप कैरी करना चाहेंगे अगले सेशन के लिए, माफ कीजिएगा, मंडे मॉर्निंग के लिए। तो देखिए, अपोलो टायर्स में बिकवाली करने की राय रहेगी। अपोलो टायर्स लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है। तो उसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 481 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 460 460 रुपए के टारगेट, 450 450 रुपए के टारगेट आप अपोलो टायर्स के फ्यूचर में सेट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट के लिए सेल साइड का ट्रेड। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? याजदा जी, सो एफएमसीजी से टाटा कंज्यूमर अपने 10 ईएमए को रीगेन करता हुआ दिख रहा है, और ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है यहाँ पर आप बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है 1238 1255 के प्राइस टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर पे बाय ट्रेड इनिशिएट करें, 1192 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, 1214 पे यहाँ पे बाय ट्रेड। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? देखिए, मैं टीसीएस को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कंफर्ट देगा, सेफ्टी फीचर मिलेगा थोड़ा सा इतने सब वोलेटिल मार्केट में। और जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट है, इसका जो टारगेट सेट है वो है 4350 से लेके 4400। तो टारगेट को देखते हुए मुझे लगता है रिस्क भी थोड़ा रहेगा, तो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस बाय करे।
4300 ऑब्वियसली एक BTST का टारगेट होगा, लेकिन पोजिशनली 4350 प्लस ये इसके टारगेट है। तो ये फिलहाल आपके लिए TCS का एक ट्रेड आता। वाराशना जी बताइए, क्या ट्रेड, तेजी या मंदी? जी ना, तेजी करेंगे। मुझे बुल्स की वापसी का इंतजार है और मेरी तरफ से जो कॉल रहेगा दैट विल बी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में लॉन्ग। हिंडाल्को के फ्यूचर्स फिलहाल 534 पे है। अगर हम इनको लॉन्ग करके चलते हैं तो हम ऐसे लगाएंगे 529 पे, और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 540 एंड 545। ओके, चलिए अब आते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास, उनकी फन्ना कॉल नेक्स्ट वीक के लिए। राजेश जी क्या पिक करेंगे आप? वीरू जी, भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए, 54% के आसपास बॉटम लाइन में जब देखी गई। 208 रुपए का आरपू था, जो कि मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो आने वाले दिनों में 300 रुपए के आरपूस का टारगेट कर रहे हैं, जो कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट डुओपोली हो गई है, मार्केट में 2 ही प्लेयर रह गए हैं। हेक्साकॉम की IPO अगर आता है, आने वाला है आने वाले दिनों में, उससे भी इनके वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने इन फ्लाइट का डेटा पैक भी अनाउंस किया है। सारी पायदान पे मुझे लगता है कि बहुत खरी उतरती है कंपनी। 1280 1290 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में हो सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल। चलिए यहाँ पे फन टेक्निकल कॉल्स फॉर मंडे पूरी हो चुके हैं। इंडेक्स को लेके आइए, एक इंडेक्स पे रीजनेबल सेंस क्या बन रहा है। देखिए, इंट्राडे में एक हल्का सा फॉल्स ब्रेक डाउन आया, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट हो गया कुछ पिवट पॉइंट्स पे जाके। इंडेक्स के कुछ पिवट पॉइंट्स होते हैं, बाजार उनको ज़रूर सम्मान देता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था 2 बजे 21,931 ने अपना काम कर दिया, 46,310 ने अपना काम कर दिया। इंडेक्स संभल के एक रीजनेबल ट्रेजेक्टरी बंद हो रहा है। और इनफैक्ट बैंक निफ्टी का पुश बहुत स्ट्रांग रहा। जब हम डिस्कशन कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स पे, उस वक्त हम देखें तो अब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों सेकेंड हाफ की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में है। लुक एट बैंक निफ्टी 46,670। भलाई यही है, इसी में है कि अभी हम न्यूट्रल जाए, नो पोजीशन। क्यों? आपने कुछ देर पहले 2 बजे स्टैट्स देखे थे, 22,000 की कॉल देखी और 22,000 की पुट देखी, दोनों बिक के गई हैं। दैट मीन्स इंडेक्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए अच्छा है कि 100 पॉइंट ऊपर ले लें, अभी ना लें। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। पर दोनों ही इंडेक्स का एक बार फिर से आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ। और एक और बात याद रखिएगा, 22,000 की पुट और 46,500 की पुट अब भी सबसे बड़ा OI अपने साथ कैरी कर रही है। तो इंडेक्स पे एज ऑफ नाउ कुछ ना करके जाइए, बेटर है स्टॉक्स पे थोड़ा सा विजन बनाइए अभी अपना, क्योंकि क्लियरिटी आने में अभी वक्त लगेगा। अच्छा राजेश जी, आपने भारतीय एयरटेल की राय दी कि भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूँगा। मान लीजिए हम भारतीय एयरटेल के साथ भी ना जाएं, हफ्ते के अंत में कहीं और जाना चाहें, कहाँ जाएं? इस बार मूवीज़ कौन कौन सी आपने सेलेक्ट की हैं और OTT पे क्या है इस बार देखने लायक? देखिए, OTT पे देखना हो तो महारानी 3 बहुत शानदार आई है, वो देख सकते हैं। और एक मैं अटल हूँ मूवी आई है, वो देख सकते हैं। वैसे मैं तो वीकेंड पे कह लीजिए या पूरे अगले हफ्ते ट्रैवलिंग में हूँ, तो इसलिए इसके एंजॉयमेंट आप ही लीजिए। ओके, महारानी 3, हाँ ये ड्यू है, और अटल भी अभी ड्यू है, ये पूरी देखनी है अभी। हर्षदा, आपने वीकेंड के लिए क्या मार्क रखा है इस बार? अगला तो फिर एक्सटेंडेड है। मैं एक सीरीज देख रही हूँ। मैंने एक्चुअली वो किताब पढ़ी थी, जेम्स क्लैवेल की शोगन, और उसकी अब सीरीज है जो हॉटस्टार पर है। तो वो मैं ऐसे जापानीज कंटेंट पर आजकल OD कर रही हूँ। ओहो, क्या नाम बताया हर्षदा आपने? शोगन। ओके, OTT पे है ये। चलिए अभी भी देखेंगे और महारानी को भी निपटाएंगे। और कविता जी, आपने कुछ मार्क कर रखा है वीकेंड के लिए? हाँ जी, बिल्कुल मार्क कर रखा है। आई एम प्लानिंग टू मूव टू माय सिस्टर्स होम। छोटा बेबी है उनका, बहुत टाइम से मिली नहीं हूँ, तो आई विल बी देयर। और अभी सर ने मुझे 2 बता दी हैं मूवीज, तो फॉर श्योर उनको भी देखना चाहूंगी। नहीं लगता आपको मौका मिलेगा? ये मूवीज आपकी बहन देखेगी, आप बेबी सिटिंग करेंगी कविता जी? No, I'll not be there for 4-5 hours. I'll be there for an hour or 2 only. Oh, I thought because you said you're moving, I thought you're going to help her. ये तो cheating हो गई। तो खिलाने जा रही हूँ ऐसा। कोई नहीं।
अच्छा, खिलाड़ी नंबर 1 ये हफ्ता वीरू बड़ा पेचीदा रहा। हम सब जानते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो कुछ रिटर्न्स काफ़ी पेनफुल थे, लेकिन फाइनली एक विजेता उभर कर आए हैं। और एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये वॉश आउट हो जाएगा हफ्ता। प्रदीप पोचंदानी कंसिस्टेंटली आई थिंक कल और आज में 5% के नेगेटिव रिटर्न्स पर थे। रुचित के भी नेगेटिव रिटर्न्स थे। आशीष कयाल बस 1-2% के रिटर्न्स पर थे। अब जो हाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, वो तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उन लॉसेस को हमारे जानकार दरअसल रिकवर कर पाए हैं। यही संकेत है इस क्लोज का। तो प्रदीप पोचंदानी -1.24% के रिटर्न्स के साथ क्लोज कर रहे हैं हफ्ता। रुचित 0.11% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ एंड 3.62% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल। आशीष, कंग्रेचुलेशंस। आप भी जानते हैं, हमारे बाकी तीनों जानकार भी जानते हैं कितना मुश्किल था इनफैक्ट ट्रेड्स सजेस्ट करना और इस शोज के के साथ डील करना, क्योंकि हर रोज वो नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले थे। आपकी कौन से ट्रेड्स को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं अगले हफ्ते के लिए, या फिर जहां पर भी मुनाफा आपने कमाया है आज के आज ही बुक करके गए हैं? देखिए, लास्ट वीक भी हम जब जीते थे तभी बात हुई थी कि ये हफ्ता बहुत ही पेचीदा हो सकता है, ये हफ्ता मुश्किल वाला हो सकता है, और वैसे ही निकला। यहाँ पर डिफेंसिव सेक्टर जो मेरा स्टॉक अभी भी टॉप पिक है और रडार पर है, वो कोलगेट पाल्मोलिव है। हमने इसे 2 बार जोड़ा इसी खेल में और देखा कि उसमें अच्छे खासे रिटर्न भी बन पाए। आरवीएनएल में भी एक वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में मेरे ख्याल से बढ़ी भी रहेगी, लेकिन आने वाला वीक मुझे लगता है एक अच्छा वीक होगा ट्रेडर्स के लिए, एक अच्छा वीक होगा, एक ट्रेंडिंग वीक होगा, और यहाँ पर थोड़ी मजबूती बन सकती है। मेरे ख्याल से इंडेक्स फिर से 22,250 के लेवल के आसपास जा सकता है, तो ऐसे में एक पॉजिटिव रुझान आने वाले वीक में देखा जा सकता है, मुझे लगता है। तो कुछ पॉजिटिव रुझान की उम्मीद यहाँ पर, और कोलगेट एक पॉजिटिव ट्रेड। कांग्रेचुलेशंस इस विन के लिए। अच्छा, हम सुबह की शुरुआत कर रहे थे एचपीबीपी आईओसी के साथ। आज आई थिंक दिन का क्लोज भी एचपीबीपी आईओसी के साथ करेंगे। स्टॉक्स में दबाव रहा है, लेकिन आईओसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एसएम वैद्य साहब से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल कीमतों में जो कटौती है उसका मुनाफे पर खास असर नहीं होगा। We should not have much of impact on the bottom line. That's the question number 1. And secondly, when the stocks were doing extremely well, you must have seen for the last few months. So now they are coming down. So I think that's the way the market plays. Of course, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन जो की पॉइंट है उस बातचीत की या फिर उस साउंड बाइट की, वो यही है कि मुनाफे पर ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। स्टॉक्स हाउएवर आज आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दिए हैं। वेरी क्विकली आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे वायदे बाजार में पोजीशंस उभर कर आ रही हैं। इससे पहले कि हम क्लोज की तरफ बढ़ेंगे, लेकर आइएगा प्लीज़ ये डेटा। वायदे बाजार के बैन में क्या जा सकता है? कुछ बाहर निकलने के चांसेस नहीं है वैसे आज। बैन में जुड़ सकता है आपका बायोकॉन, 104% की पोजीशन यहाँ पर आ गई है। और हिंदुस्तान कॉपर, वीरू लगातार 2 दिनों में तेजी दिखाने के बाद हिंद कॉपर अब जाएगा बैन में, यही डेटा पॉइंट्स कह रहे हैं। ओके, तो ये वायदा बैन में जाने वाले पॉसिबल कैंडिडेट्स आपके स्क्रीन पे। चलिए अब क्लोजिंग को देखते हैं। 22,021 देखिए मौजूदा सूरत हाल में, आई मीन एटलीस्ट हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बेस को जो कमेंट्स जो सुबह और हर्षदा बात कर रहे थे, 22,000 आपने 22,000 को सिक्योर किया। आपने और क्या क्या सिक्योर किया, जरा एक बार प्लीज़ चार्ट्स पे आइएगा। आपने 50 डे मार्क को सिक्योर किया, आपने पिछले 3 सेशन के लो को नहीं तोड़ा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, वीकली चार्ट्स पे आपने अभी तक 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को नहीं तोड़ा है। 10 वीक याद रखिएगा, 24 नवंबर वाले वीक से लेकर अब तक हमने कभी भी 10 वीक को नहीं तोड़ा है। ऑल्दो एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी, हर प्राइस में हर कैंडल की एक डेफिनेशन होती है। 24 नवंबर जिस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, जब से हमने अब तक कभी 10 डेमा को नहीं तोड़ा है, 10 वेमा को माफ़ कीजिएगा, ये सबसे हैवीएस्ट कैंडल थी इन आइसोलेशन, जिसमें सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर था। बट इंक्लूडिंग ऑल, उसके बावजूद ये नहीं तोड़ रहा है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इसके लिए भी परेशानी भरा सेशन था, वीक था, बट ये भी एग्जैक्टली क्लोज दे रहा है 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो आपने
कुछ क्रिटिकल मार्क्स को इंडिसेस जो है वो सिक्योर करके लिया रहे हैं। डायरेक्टर साहब का ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे, हर्षदा के पास चलेंगे। उसके बाद आज जब इंडेक्स अपने क्रिटिकल लेवल्स को मेंटेन कर रहा था, होल्ड कर रहा था, आइए ब्रेथ को देखते हैं वो क्या थी। कल 100 लॉन्ग्स थे, आज 38-27, करीब 45, 55, 65, लगभग 65 यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 86-32। और जरा लॉन्ग्स को देखते हैं, लॉन्ग्स कहाँ पे थी। आज सीमेंट काउंटर्स में कुछ मूव था, कुछ IT कंपनियों में मूव था, लॉन्ग्स विजिबल थे। ऑल्दो जो सेटअप था बेरिश था। स्लाइड्स आएंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। यस, अंबुजा सीमेंट्स, हिंदुस्तान कॉपर, फेडरल बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज एंटायर डे लॉन्ग। उसके बाद सेकेंड स्लाइड शॉर्ट कवरिंग, AB फैशन, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विस माफ कीजिएगा, UPL, डिक्सन, HDFC लाइफ, इनमें स्ट्रॉन्ग मूव था, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज होते हुए। और लास्ट स्लाइड में HPCL, बायोकॉन, IOC, PFC एंड M&M बैकफुट पे रहे, पेन था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ और शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग। BHL, टाटा मोटर्स, नालको, पिरामिड एंटरप्राइजेस और इप्का लैब में यहाँ पर सॉफ्टनेस थी। निफ्टी एक बार फिर से स्क्रीन पे लेके आइएगा, 22,014। निफ्टी बैंक 46,641, वेल सिक्योर करके अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल में गया। चलते हैं इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे देखने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में बाजार में जब भी झटके लगे हैं 21,900 को मार्केट होल्ड कर पाया है। थर्सडे के सेशन में हमने देखा ये संभलता हुआ, आज के सत्र में ये संभलता हुआ दिखाई दिया। वेंसडे के सत्र में जो डे लो था वो 21,905 था, तो उस पर वो एक क्लियरली सपोर्ट लेवल उभर कर आया और 22,000 के आसपास ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अब सवाल ये ऑफकोर्स रहेगा कि अगले हफ्ते हम 22,000 के ऊपर कितना 200, 400, 500 तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बहरहाल आज करीब 150 पॉइंट की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। निफ्टी बैंक में दबाव देखने को मिला है, करीब 150 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखी गई। आज मिड कैप्स कोशिश कर रहे थे थोड़े से संभलने की, लेकिन इवेंचुअल क्लोज जो आ रहा है वो करीब करीब 280 से 300 पॉइंट के नुकसान पर ही आता दिखाई दिया है। निफ्टी IT भी करीब करीब 229 अंकों की गिरावट पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा है। यह है आपके लिए सेक्टोरल स्थिति। अब पूरी पिक्चर देखेंगे तो बाकी सभी इंडाइसेस में नेगेटिव टिक देखने को मिला है, बारिंग आपका वो स्मॉल कैप इंडेक्स जो हल्का पॉजिटिव दिखा रहा है। बैंक्स कमजोर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स कमजोर, PSU बैंकों में दबाव, CPSE इंडेक्स में भी दबाव। आज ऑटो में हमने देखा है मुनाफा वसूली थी, IT काउंटर्स में मुनाफा वसूली, FMCG स्टॉक्स में भी कुछ स्टॉक्स करेक्ट होते हुए, मेटल्स इतने ज़्यादा नहीं टूटे हैं, फार्मा में कुछ करेक्शन आया, रियल एस्टेट इंडेक्स फ्लैट, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस इनफैक्ट और कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली आज के दिन आती हुई दिखाई दी। और ऑयल एंड गैस में क्लियरली वो 3 ट्रेड्स जो सबसे ज़्यादा स्टॉक थे, सबसे एविडेंट थे कि गिरेंगे, वो थे HPBP, IOC। तीनों में हमने देखा है 6 से 7% तक के नुकसान के साथ आज इंट्राडे में ट्रेड्स देखने को मिले हैं। हीट मैप अब आपके लिए लेकर आएंगे, वहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा जो सुबह में सिर्फ 2 लाइनों तक ही तेज़ी सीमित थी, वहीं पर आकर अटकी, उसके ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं। UPL तेज़ी में था, अब 3.25% के गेंस पर जाकर क्लोज हो रहा है। भारतीय एयरटेल एक प्रेफर्ड बाय के तौर पर उभर कर आया है, 1.5% का इजाफा। अदानी एंटरप्राइजेज, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर एक अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस में भी हमने देखा आज इंट्राडे में करीब 1.25% के गेंस देखने को मिले। बैंकों में पार्टिसिपेशन नहीं था, इंडसइंड बैंक हाउएवर डे लो से रिकवर करके 1% ऊपर जाकर टिका है। M&M 5% नीचे, BP, HP, IOC में दबाव, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, NTPC ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस आती हुई। तो आज 22,000 के नीचे ही वो प्रोविजनल क्लोज आ रहा है 21,996 का, 150 पॉइंट के नुकसान पर आज ये हम दिन छोड़कर जा रहे हैं। वेरी क्विकली अगर वो वीकली गेनर्स लूजर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो आपको एक पूरा अंदाज़ा रहेगा कि ये हफ्ता कितना पेनफुल था। कुछ डिफेंसिव काउंटर्स फोरफ्रंट पर आए, TCS, ब्रिटानिया, नेस्ले ये वीकली बिग बॉय गेनर्स हैं। भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस भी तेजी की तरफ, लेकिन आप देखेंगे गेंस कितने 1% के। दबाव कहाँ था? 10% का करेक्शन इस हफ्ते NTPC में, टाटा स्टील में 9 से 10% का करेक्शन, ऐसा ही करेक्शन कोल इंडिया में भी 10% का रहा है। टाटा मोटर्स के केस में हम देख रहे हैं 9%, पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं इसी तरह का करेक्शन 9% का, 7% करेक्ट होकर क्लोज हुआ है SBI इस हफ्ते।
अब आते हैं मिड कैप साइड पर, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्रैक्स देखने को मिले थे। तो मिड कैप के लूजर्स और गेनर्स अगर हो तो डायरेक्टर साहब वो भी आप लेकर आइएगा, क्योंकि इधर भी ज्यादा डीपर करेक्शन था। ये गेनर्स हैं, इसमें भी आप देखिएगा तेजी कहां तक सीमित हुई। टोरेंट पावर, रिलायंस इंफ्रा देखने का कोई मतलब नहीं है, 1-1.5% तक की ही गेन्स देखने को मिले। लेकिन लूजिंग एंड पर एक लंबी लिस्ट थी जहां पर हमने देखा अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। चलिए अब सीधा सौदा का भी अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और वहां पर अगर आप ध्यान दें, नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला। मंदी में आशीष ने पिक किया था बायोकॉन को, फिर तेजी में शक्ति पंप, गोपाल स्नैक तेजी में और येस बैंक तेजी में इन्होंने रखा। नीरज के पोर्टफोलियो में अगर आप ध्यान दें तो HPVP IOC और साथ ही साथ पार्क होटल्स, ये वो तेजी वाला ट्रेड था, बाकी सब मंदी वाले ट्रेड्स आउट परफॉर्मेंस। जी हाँ, तो जैसे तैसे कितना मुश्किल था ये हफ्ता, बीत गया। अगला हफ्ता भी पूरा है, बाकी गब्बर मिले कहीं पर तो बता दीजिएगा कि 25 तारीख को होली है, सोमवार को छुट्टी है, यानी एक हफ्ता और काम करना है। उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड, और वो हफ्ता भी छोटा होगा क्योंकि उसमें एक और एक्सटेंडेड वीकेंड होगा हफ्ता। तो अगले हफ्ते पूरा, उसके बाद सिर्फ 3 दिन का काम है। लेकिन अब होली की करेंगे तैयारी। अगला हफ्ता थोड़ा सा फेस्टिवल आई थिंक वीक है, और हफ्ता मेरी, नीरज जी, अनुज और आशीष की फिर मुलाकात होगी आपसे सोमवार सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए